गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 29 जनवरी है, तो हम लोग बात करने वाले हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस पर। साथ ही कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो यह जो करंट अफेयर्स है आप लोग को पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और पीटीआई से कवर किया जाता है, जो यूजफुल होगा आप लोग के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए। इसमें हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और इंटरव्यू को कवर करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप में करंट अफेयर्स को लेकर, आईआर को लेकर जो भी कन्फ्यूजन रहता है, जो भी डाउट रहता है, जो भी शंका रहता है, उसका समाधान किया जा सके। इसी प्रयास में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जो टॉपिक रहेगा प्रीलिम्स प्लस मेंस की जो टॉपिक रहेगी, उसमें हम लोग देखेंगे उत्कर्ष जो उड़ीसा है में इन इंडिया कॉन्क्लेव मनाया जा रहा है, तो इससे संबंधित हम निर्यात नीति को देखेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ किस प्रकार के इकोसिस्टम को डेवलप किया गया, जहाँ पर बहुत से चीज़ों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है, तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे। विस्तृत यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत ओमान दोहरा कराधान बचाव संधि में संशोधन के लिए सहमत हो गए हैं। तो किस प्रकार का दोहरा कराधान बचाव संधि के संदर्भ में बात हो रही है, ओमान के साथ हमारे कैसे कराधान संशोधन को अंजाम दिया जाएगा, इससे संबंधित अन्य तथ्यों की हम जांच करेंगे। यह आप लोग के लिए पीटी प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू आपको यह टॉपिक है, तो आपको अच्छे से कवर करना है। सार्वजनिक आयोजन या कार्यक्रम और आपदा प्रबंध कैसे संबंध है रखते हैं, या अंतर संबंध हम बात करें, अंतर संबंध की बात करें। अभी हाल ही में आपको देखे होंगे, कल ही रात को भगदड़ मची है। आपको जो कुंभ मेला मिला या इस प्रकार के सार्वजनिक स्थल होते हैं, वहाँ पर आपदा प्रबंधन को लेकर कैसे प्रयोजन किया जाता है, किस प्रकार से जिलाधीश होता है, डीएम होता है, कैसे अपने कार्य का दायित्व निर्वहन करता है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार के आयोजनों में क्या बरतनी चाहिए, किस प्रकार का कार्य आयोजन होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक चीज़ों को समझने के लिए। मेंस के टॉपिक पर आएंगे। कृषि उपज का वाजिब कीमत का सवाल है। देखिए, एमएसपी और इससे संबंधित मामला लगातार कुछ वर्षों से चर्चा का विषय, और यहाँ से मेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में प्रश्न पूछा जाएगा, डब्ल्यूटीओ के साथ जोड़कर प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम आज राष्ट्रीय क्रम के संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे। डब्ल्यूटीओ का मुद्दा जो है, डब्ल्यूटीओ का जो मुद्दा है, उसे हम बाद में अन्य क्लास में उसको देखेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज का वाजिब कीमत क्या सवाल है, इससे संबंधित हम एमएसपी के बारे में देखेंगे, सरकार की नीतियों के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ इसके अंतर संबंधों को खोजने का प्रयास करेंगे। जनगणना में देरी का असर क्या हो सकता है, इस पर एक आर्टिकल आया है, तो इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करें जनगणना किसी देश के लिए समयावधि के साथ क्यों जरूरी है, इसके विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे आज के क्लास सेशन में। तो अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हिंसा की परतें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के एडिटोरियल के लिए। आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिंसा के दो रूप देखने को मिल रहे हैं, जिसमें महिला हिंसा की भी बात हो रही है और पुरुष हिंसा की भी बात हो रही है। यहाँ पर इसके साथ साथ हम बात करें, महिला जो हिंसा कर रही है उसकी प्रकृति की बात करेंगे, वो किस प्रकार से वो हिंसा कर रही है, किस प्रकार से वो हिंसा का शिकार भी बन रही है। पुरुष हिंसा की हम बात करें, इसकी भी प्रकृति की बात करेंगे, दोनों रूप से, कैसे वो पुरुष हिंसा कर रहा है, उसके वो कैसे अभी वर्तमान में हिंसा का शिकार हो रहा है। इसके बीच के अंतर संबंध को हम समझने का प्रयास करेंगे कि अभी वाजिब रूप से हम क्या कर सकते हैं, हिंसा की परतों को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, परतों को कहाँ से ढूंढ सकते हैं, इसमें कौन जवाबदेह है, जवाबदेह कौन बनेगा, जवाबदेह कौन बनेगा, साथ ही साथ उत्तरदायित्व क्या होगा, उत्तरदायी क्या होगा, और इसके बीच के प्रबंधन को हम कैसे लागू कर सकते हैं। प्रबंधन कहने का अर्थ है राज्य का दायित्व क्या हो सकता है, राज्य का दायित्व। राज्य का दायित्व कहने का अर्थ सीधा सा समझिएगा संस्थाओं का दायित्व। संस्थाओं का दायित्व कहने का अर्थ सीधा सा समझिएगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही होगी, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायाधीश की बात होती है, कार्यपालिका विधायिका की बात हो रही होगी। तो कैसे प्रबंधन किया जा सके एक उत्पीड़न के मामले में, एक हिंसा के मामले में। केवल हम एक पक्षीय या हम नारीवादी कॉन्सेप्ट को लेकर चले तो पुरुष के साथ कहीं न कहीं आपेक्ष हो जाता है। हम केवल पुरुषवादी सोच को लेकर चलते हैं तो नारीवादी सोच का आपेक्ष हो जाता है। तो इसके बीच हम संबंध कैसे स्थापित करें, इसी का एक परत आपको समझने की आवश्यकता, और ये बहुत ही जरूरी है। केवल ऐसे में ही काम नहीं देगा। यह इंटरव्यू में आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा कि महिला सशक्तिकरण में पुरुषवादी सोच कहां तक जिम्मेदार है, तो इससे संबंधित तथ्यों को आपको लिखना होगा। तो यहां बताना होगा। इन सब चीज़ों को हम लास्ट ऐसे के आर्टिकल और कुछ प्रश्नों का अभ्यास देंगे, जिसे आप लोग कर सकते हैं।
देखिए डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको दो तरीके से उपलब्ध कराया जाता है, एक प्राइम बैच और एक बेसिक बैच। तो प्राइम बैच में क्या किया जाता है, डेली पीपीटी आपको उपलब्ध कराया जाता है, डेली पीपीटी आपको बेसिक में भी दिया जाता है। पर प्राइम बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं आपको इधर से 4 दी जाती है, जिसमें डेली क्लास नोट्स उपलब्ध होगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाए जिसका रिव्यू मेरे द्वारा किया जाता है, 1-to-1 डॉट सॉल्विंग सेशन कराया जाता है, साथ ही साथ आंसर फॉर्मेट भी दिया जाता है। और यहाँ पर बेसिक बैच की हम बात करें तो डेली क्लास नोट्स, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, 1-to-1 डॉट सॉल्विंग सेशन कराया जाएगा। और आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं यह केवल प्राइम बच्चों को होगा, यह आपको यहाँ बेसिक बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो यह थोड़ा सा सुविधा को देख कर लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर युक्ति आईएएस और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए थे दोनों कोर्स अलग अलग तरीके से। क्लियर है? तो चलिए इसके अतिरिक्त आपको और समझने की बात है, जब हम इसकी बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फी स्ट्रक्चर क्या है, फी स्ट्रक्चर आपको 599 फी स्ट्रक्चर कहा गया है प्राइम बच्चों के लिए, प्राइम बैच के लिए। और इसके स्कैन करके आप इससे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ देख सकते हैं और उससे अपना नोट्स बना सकते हैं। डीएमपी क्या है, डेली मेंस प्रैक्टिस क्या है, तो आपको डेली एक क्वेश्चन कुछ दिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको करंट से दिए जाते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी हो सकता है, राष्ट्रीय घटनाक्रम से होता है, जो जिस प्रकार के टॉपिक होंगे उसके अनुसार दिए जाते हैं। उसका आपको मुख्य परीक्षा में कैसे उपयोग होता है, देखिए मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक खास मौसम खास दिनों में आप प्रैक्टिस करके इसको सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए लगातार आपको लगना होता है। और लगातार कहने का अर्थ है कि आपको 365 दिन इस पर वर्क करनी होती है। अधिकतम जितना दिन वर्क कीजिएगा उतना ही सफलता करीब होगी और अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। मेंस क्या है, बेसिकली अधिकतम अंक प्राप्त करने का तकनीक है। जो जितना अधिक अंक प्राप्त करेगा इंटरव्यू में उसको उतना कष्ट होगा। तो इस तकनीक को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार 365 दिन आपको लगा रहना चाहिए। और यही आपको डीएमपी प्रोग्राम देता है, जहां पर हम प्राइम बैच और बेसिक बैच दोनों को प्रश्न उपलब्ध कराते हैं, लेकिन आपको प्राइम बच्चों को ही कॉपियाँ चेक होती हैं। और इसके लिए हम 1-to-1 मेंटरशिप भी आप लोग उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पर प्राइम बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, उत्तर लेखन में सहायता कराई जाती है, मूल्यांकन कराया जाता है डीएमपी का, अर्थात डेली मेंस प्रैक्टिस जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका मूल्यांकन भी होता है और उत्तर मॉडल भी दिया जाता है। तो इसके तहत आप 1-to-1 मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी जिस तरीके के कैटेगरी का आप बच्चे बनना चाहते हैं, प्राइम के साथ जुड़कर अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जरूर बैच को परचेज कीजिएगा। बहुत बड़ी राशि नहीं है। इसके साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति इसको सपोर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें अपडेट की जाती हैं। यूट्यूब चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वह पेपर कटिंग पीटी फैक्ट अब दिया जाएगा, पीटी फैक्ट पेपर दिया जाएगा। तो जो बच्चों को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दिया रहता है, आप वहां से जुड़ जाइए। डायरेक्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पर है तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। देखिए टॉपिक पर आते हैं डायरेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है, जहां पर बात हो रही है उत्कर्ष उड़ीसा और मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बात बोली गई है कि क्या केवल हम निर्यात कच्चे मालों तक ही सीमित रहेंगे, अर्थात भारत से विश्व में कच्चा माल ही जाएगा और हम उसके बदले में क्या कर सकते। तो इसके लिए सरकार के तरफ से कुछ बातें की गई है, कल बोली गई है, तो उसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। और देखिए निर्यात नीति से संबंधित या निर्यात टॉपिक से कोई भी बातें होंगी ना, आप यहाँ के सोर्स को लिख सकते हैं। बहुत ही बातें लिखी गई यहाँ पर, बहुत सी चीज़ों को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। तो इस पेपर का कटिंग आज अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट बना लीजिएगा इस पर। जैसे आर्थिक विकास के लिए पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं और नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। मैं बार बार इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो सोच के देखिए इकोसिस्टम का अर्थ क्या हो रहा होगा। अगर निर्यात को हमको बढ़ाना है, निर्यात का बढ़ाना, तो इसका इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम क्या है उसको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। तो इसी में आपको क्या होता है कि सबसे इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट है आपको प्रबंधन की करने की ज़रूरत। अगर हमको निर्यात बढ़ाना है, निर्यात की चीज़ों को और देशों तक पहुंचाना है, तो हमें इकोसिस्टम में प्रबंधन व्यवस्था लानी होगी, ताकि हम कम वहाँ पर खर्च करें और अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाए। इसी बीच में देखिए देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा सिर्फ कच्चे माल को निर्यात से देश का विकास संभव नहीं है कि हम कच्चे माल का प्रोड्यूसर बन जाए, दूसरे देशों को भेज दें और वहाँ से कुछ मनी प्राप्त कर लेते। यह देश का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, एक तरफा विकास होगा। हम फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग को कैसे डेवलप, चीन क्यों, मैं बार बार चीन के बारे में बात करता हूँ, पहले भी बात कर रखा हूँ, चीन क्यों हमसे आगे निकल गया, हमारे साथ ही चीज़ों को एक साथ लेकर चला था।
तो समझिएगा चीन क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कच्चा माल निर्यात किया जाए और तैयार उत्पाद देश में भेजे जाए, तो यह भी समस्या है। तो वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए, यह भी बात हुई। वह भुवनेश्वर में जनता मैदान में 2 दिवसीय उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उड़ीसा में एक कॉन्क्लेव चल रहा है, वहाँ पर 17 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर शामिल है, जहाँ पर 7500 प्रतिनिधि ने भाग लिया। उद्योगपति और भी देश के राष्ट्र प्रमुख जो भेजे गए जिनके एवज में, तो वो सब शामिल हुए। तो इस तरीके से सरकार वहाँ पर अपनी बातों को रखी, अर्थात सरकार कहने का मतलब केंद्र सरकार की बात हो रही, राज्य सरकारों की भी बातें हुई थी। पर यह वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन जब हो रहा है तो उसमें भारत में निवेश कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए बात हो रही थी। तो यहाँ पर देश में आर्थिक विकास के लिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं। यहाँ से खनिज निकाले जाते हैं और किसी दूसरे देश में निर्यात किए जाते हैं, वहाँ वैल्यू एडिशन किया जाता है और नए उत्पाद बनाए जाते हैं। इन तैयार उत्पादों को फिर भारत वापस लाया जाता है। कहने का अर्थ है हमारे उत्पाद को किसी दूसरे खास देश XYZ में भेजा जाता है, यहाँ से फिर सामान को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करके फिर भारत में ऊँचे दामों पर भेजा जाता है। तो हमारा ही सामान हमारे ही को बेचा जाता है। तो हमारे देश में क्या ऐसा प्रबंधन नहीं हो सकता? ये क्या 1947 के बाद से चीज़ें नहीं सोची जा सकती थी? अभी मैंने हाल ही में एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था जादूगोड़ा पर। उस वीडियो को आप देख के समझिएगा कि कैसे हमारे देश में नीतियों को अपनाया गया जिसके आधार पर जो ओरिजिन ऑफ सोर्स है वही पिछड़ा रह गया, वही दबा रह गया, वही अपेक्षाओं का मारा रह गया। बाकी जहाँ जहाँ उसके उत्पाद गए वो राज्य सफल हो गए। आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तेलंगाना की बात करें, केरला की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो समझ के देखिएगा कि क्या किस तरीके से। और वो राज्य क्या करेंगे, एवज में क्या देते हैं, बाद में बोलेंगे कि हमारा राज्य पिछड़ा है, हमारा राज्य गरीब है। सारे खनिज उत्पादों को आप लेकर उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, जब बिहार और झारखंड साथ हुआ करता था, बिहार से लेकर चले गए और आप बोलते हो ये सब बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य नीतियों के आधार पर हो गया। ऐसा थोड़ी ये था कि पहले शुरू से ही बीमारू राज्य की श्रेणी में ये था। आज़ादी से पहले हमने नीतियाँ वो बना रखी थी जिसने शोषण किया। अभी वर्तमान में हम वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं, हमारे कच्चे उत्पाद जाते हैं दूसरे देशों को और वही उत्पाद, कच्चा उत्पाद को बना के मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे देश में भेज के हमसे मोटी रकम निकालता है। तो फिर हम बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे उच्च क्वालिटी गुणवत्ता को ले रहे हैं। इसके लिए इकोसिस्टम हमारा ठीक करने की जरूरत है। यही बात वर्तमान में चल रही है, बातें हो रही है। अब यहाँ पर भारत ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन टेक की बात करता है। तो ग्रीन फ्यूचर कहने का अर्थ, ग्रीन टेक कहने का अर्थ क्या है? अब आपसे प्रश्न पूछ दे कि ग्रीन फ्यूचर क्या है, भारत का ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन टेक कॉन्सेप्ट क्या है? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, सोलर विंड की बात होती है, हाइड्रो की बात होती है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात होती है। तो इस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है, अर्थात ग्रीन एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है। इस पर मैंने हाल ही में आप लोग को डाटा दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्टेटस क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को मिला या नहीं मिला है। इस पर जितने बच्चे एक्टिव मोड से काम करेंगे उसके डाटा उतना बेहतर होते जाएंगे और डाटा जितना बेहतर होगा उसका उत्तर लेखन उतना अच्छा होगा, उसका उतना ही अंक प्राप्त होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, ग्रीन फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन आ जाए। ग्रीन फ्यूचर भारत का नई धारणा है। इसके संदर्भ में हुए हालिया प्रगति के बारे में अपना युक्त संदर्भ बताए। अब यह प्रश्न आ जाए तो क्या आपको नहीं पता है कि ग्रीन फ्यूचर क्या है हमारा, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है हमारा, पंचतत्व क्या है, पंचामृत कॉन्सेप्ट क्या है, हमने COP26 में क्या बात कर रखी है, भारत ग्रीन प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ा रहा है, हाइड्रोकार्बन को कैसे, फिर उसके बाद कार्बन के अन्य रूप है उसमें कैसे काम कर रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले से सबको कनेक्ट करना होगा, सबको चीज़ों को जोड़ना होगा। अब यहाँ पर 21वीं सदी में भारत के लिए दो कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का है, जहां पूर्वी भारत देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन है, इतिहास का साक्षी है। वहीं ग्लोबल जो ग्रोथ है भारत की बड़ी हिस्सेदारी के तौर पर देखी जाए, वहीं पूर्वी भारत अहम योगदान दे रहा है। तो आप जो भारत से जो टूटा हुआ अंग था ये पूर्वी भारत, आपको ये क्षेत्र जो है उसको भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ने का प्रयास किया है। मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट वहाँ दिया जा रहा है, ग्रोथ इंजन के तौर पर काम कर। इसी तरीके से आप देखते हैं वैश्विक स्तर पर भारत अपना ग्रोथ इंजन बना के रखे और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट बना के रखा। तो ये सब क्या हो रहा है, पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, बड़े पोर्ट थे, ट्रेड आपको हब थे, अर्थात देश के आने बात हो रही है, पूर्वी तट की बात हो रही है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा
उड़ीसा साउथ ईस्ट एशिया का होने वाला ट्रेड का प्रमुख सेंटर हुआ करता था। भारत में आर्थिक विकास उड़ीसा का अहम भूमिका थी। उड़ीसा सशक्त और समृद्ध प्रदेश बना था। फूड प्रोसेसिंग, पोर्ट लैंड डेवलपमेंट, फिशरिंग, आईटी, टेक्सटाइल, टूरिज्म, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी जैसी हर इंडस्ट्री उड़ीसा भारत के लीडिंग राज्यों में से बन रहा है। तो भारत तेज गति से दुनिया का तीसरा बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ से आगे बढ़ा। उड़ीसा मुख्यमंत्री जो मोहन चरण मांझी है, वो हाल ही में साथ ही में इनके साथ मंच साझा करते हैं। तो यहाँ पर बात उड़ीसा को लेकर नहीं है, बात समझिएगा जब इस तरीके के नीतियों की बात है, हम केवल उड़ीसा के साथ या जो कन्क्लेव हो रहा है तो हम जोड़ के देख रहे हैं। वैसे हम झारखंड की बात कर सकते हैं, वैसे ही हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, वैसे ही हम कर्नाटका की बात कर सकते हैं, वैसे ही हम आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हैं, वैसे ही हम बिहार की बात कर सकते हैं। तो विभिन्न राज्यों के साथ जोड़कर अपने कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इस तथ्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ समझिएगा जब इस तरीके के कॉन्क्लेव, भारत में उत्पादन नीति क्या है, हम हर क्षेत्र में उत्पादन नीति भारत की क्या है, अर्थात हम कहें तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन नीति क्या है, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन नीति क्या है भारत की, या हम सेवा क्षेत्र में उत्पादन नीति क्या है, हम प्रोड्यूस कैसे करते, किस नीतियों के साथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसको समझने की आवश्यकता। तभी जाके आप समझिएगा निर्यात को हम कैसे प्रबंध करते हैं, उसका इकोसिस्टम समझ पाएंगे। तो समझिएगा भारत में कृषि उत्पादन नीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय बढ़ाना और टिकाऊ कृषि तक सीमित है। तभी तो हम चीज़ों को इसी मुद्दे को लेकर, हम एमएसपी का मुद्दा ले लो तो क्या बात करता है, सरकार के पोषण नीति की बात करें तो क्या बात करता है, खाद्य सुरक्षा प्लस पोषण नीति की बात करें, किसानों की आय बढ़ाना, टिकाऊ कृषि की हम बात करें, क्या यह प्रबंधन कर पाते हैं कि हम उससे कुछ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करके हम पैसे सृजित करवाए किसानों का, उस स्ट्रीम लेवल पर सोच पाते हैं? तो सोच के देखिएगा यहाँ पर हमको करने की क्या जरूरत है। हरित क्रांति और नई कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत बीज, रसायन और सिंचाई सुविधा को बढ़ावा दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपको उपलब्ध कराई। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना दी गई है। कृषि यंत्रीकरण, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती, ताकि हम उत्पादन नीति, उत्पादन क्षेत्र को और भी वृहद कर पाए, ताकि हम सरकार के हेल्प से, सरकार की नीतियों से हम उसका लाभ कमा पाए। तो ये सरकार की उत्पादन नीति कृषि में है। वहीं हम औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन नीति की बात करें तो उद्देश्य मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से स्वदेशी उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो हम 3 नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर हालिया दिनों में दिए, उससे पहले भी बहुत से कॉन्सेप्ट थे, पर यहाँ पर ध्यान रखिए जब एलपीजी के दौर में हम जब बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रबंधन की बात हो जाती है। हम देश से विदेश से कैसे जुड़ेंगे, किन तकनीकों के आधार पर जुड़ेंगे। तो ये 3 अभी मॉडल काम कर रहा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया। जहाँ पर मेक इंडिया भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र करने की बात करता है। पीएलआई योजना भी हाल ही में सुने होंगे, कोरोना के दौरान आपको ये सब चीज़ें दी गई थी, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाई, इस पर अलग से चीज़ें कवर किया हूँ। तो आपको ध्यान रखना, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको एक ईयर 2024 का आपको न्यूज डीएनए देखना चाहिए, ठीक है ना। प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखिए समस्या कहीं ना कहीं फंसी रहेगी। आपको सारे न्यूज़ कवर करा दिए गए, जैसे कि मैंने कल मीट में भी बताया था, गूगल मीट में, कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो चीज़ों को उसी अनुरूप कीजिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, एमएसई विकास के लिए आपको इसके लिए बढ़ावा दिया। एफडीआई नीति लाई जा रही है। औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटीज़ स्थापना की जाए। नई शिक्षा नीति में हम क्या बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उद्योग केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम औद्योगिक उत्पादन नीति को और भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और भी इकोसिस्टम का बढ़ावा कर सकते हैं। तो ये सब बातें हो रही है। उसके अतिरिक्त हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो सेवा क्षेत्र में उत्पादन नीति को अपनाया जा रहा है, जिसमें अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा हिस्सा है। आईटी, टूरिज्म, बैंकिंग और हेल्थ केयर को प्रमुख मानकर काम किया जा रहा है। जहां पर डिजिटल इंडिया, आईटी और बीपीओ सेक्टर को विस्तार कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं, पर्यटन नीति ला रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहे हैं। तो आपको यह संदर्भ समझना होगा कि हम सेवा क्षेत्र को कैसे इकोसिस्टम के साथ बढ़ाकर अपने निर्यात के साथ जोड़कर अपने लोगों को और भी रोजगार सृजित करवा सकते हैं, उसके लिए रोजगार व्यवस्था कर सकते हैं। ये सब नीति आप समझिएगा। ये बेसिक इकोसिस्टम है जिसके आधार पर सरकार वर्तमान में काम कर रही है। अब भारत की निर्यात नीति क्या है, इसे देखिएगा। जब हम एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात करते हैं, इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना है, ताकि हम नई चीज़ों को R&D करके हम नई चीज़ों को उत्पादित कर सकें, अपने वस्तुओं को बाजार में टिका सकें। निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, ये 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्यात नीति के रहे हैं। जहां पर विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड्स पॉलिसी FTAP की हम बात करें तहत बनाई जाती है, जिसमें हर 5 साल के बाद संशोधित किया जाता है, इस पर पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है। भारत की नवीनतम विदेश नीति आपको ध्यान रखिएगा 2023 में लाई गई, जिसमें आपको 2 अप्रैल 2023 से लागू हो गई और 2030 तक $2 ट्रिलियन
डॉलर वाले निर्यात लक्ष्य हासिल करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहले इसे आप लोग याद रखिएगा कि निर्यात से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो आपको यह इकोनॉमिक और ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन है वहाँ से टैग करके पूछ सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ से जब प्रश्न पूछेगा तो आपको लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। 2030 तक $2 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य हासिल करना है आपको। जो हमारा नवीनतम विदेश व्यापार नीति है FTP 2023 उसके तहत इसकी मुख्य विशेषता क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, शुल्क मुक्त और टैक्स इन्वेस्टिव को बढ़ावा देना, फिर ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार समझौते मुक्त व्यापार समझौते का विस्तार करना। तभी आप देखते हैं विभिन्न देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। हम यूरोप से बात कर ले, हम और भी देशों से जब हालिया दिनों में हम लाइन में लगाए हुए हैं कि हमारे साथ FTA करें और वो भी देश चाहते हैं FTA, तो इस नीति के तहत ही हो रही है। अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करना, रुपये का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देना। तभी तो आप देख रहे होंगे साझी मुद्रा, मैंने अभी कल ही आप लोगों को बताया था ब्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट में कि किसके साथ वो आपको साझी मुद्रा करना चाह रहा है, आपको याद है ना। तो साझी मुद्रा आपको अमेरिका डॉलर नीति के बारे में मैंने साझी मुद्रा की बात की, तो आपको समझे रुपये का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा बढ़ावा, तभी हम साझी मुद्रा के साथ लोगों के साथ व्यापार करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से चीज़ें समझिएगा। भारत में प्रमुख निर्यात वस्तुएं समझिएगा। कृषि क्षेत्र में चावल, गेहूँ, दाल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, फसल, सब्जी उत्पादन है। अब औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र में इंजीनियरिंग का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स है। वस्त्र और परिधान में कपास और सिल्क उत्पाद, रेडीमेड मर्चेंडे जो गारमेंट्स हम लेकर आते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, वो आपको हम निर्यात करते हैं। फार्मास्यूटिक्स और जो प्रौद्योगिकी में दवाई और टीके, और भारत फार्मेसी ऑल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, ये भी आपको समझना। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसन आपको फार्मेसी में किया जाता है। सेवा क्षेत्र में IT और सॉफ्टवेयर सेवाएं, टूरिज्म, आपको टूरिज्म बिजनेस और प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का काम आपको सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। इस तरीके से हमारे क्षेत्र यही है, इकोसिस्टम हमारा यही है। तो इसमें हमको सुधार करने की जरूरत, इसमें नए प्रबंधन करने की जरूरत है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जाननी चाहिए। क्लियर है? इसके अतिरिक्त निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं क्या क्या काम कर रही है। प्रोत्साहन योजनाएं जैसे रोड टैप योजना, जिसमें आपको निर्यातकों को कर छूट और शुल्क वापसी दी जाती है। वाणिज्य निर्यात योजना, जिसमें व्यापार बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन किया जाता है। सेवा निर्यात योजना, जिसके तहत सेवा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। उद्योग उत्पादन आधारित योजना, जिसे PLI योजना बाद में हम लाते हैं, जिसमें आप विभिन्न क्षेत्रों में हम विनिर्माण प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भी आपको क्या दे रहे हैं, आपको अनुदान दे रहे हैं, उनके लिए इकोसिस्टम निर्माण कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण योजना है जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हमारी वस्तुएं देश से बाहर जाएगी या हमारे देश में ही घूमेगी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्विडिटी की बात जो होती है, तो इन 4 योजनाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? तो इससे अच्छे से कवर कीजिए। केवल एक PLI से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? अब है कि हम किन किन देशों को निर्यात करते हैं सबसे ज़्यादा। तो निर्यात गंतव्य USA है, यूरोपियन यूनियन है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात है, चीन है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इन देशों को हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। अलग अलग वर्ष में अलग अलग डाटा आ जाएगा, पर इन वर्षों कुल मिलाकर बात किया जाए, इन राष्ट्रों को सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। प्रमुख व्यापार समझौते भारत के साथ किसके साथ है, तो भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता, जिसे FTA, भारत यूरोप मुक्त व्यापार वार्ता चल रही है, भारत UAE CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं 2024 में इस पर चर्चा कई दफ़ा कर रखा हूँ। इंग्लैंड के साथ चर्चा हुआ था, इंग्लैंड के साथ FTA की बात चल रही है, तो वहाँ पर भी मैंने इसकी चर्चा किया था। FTA के अनुरूप में आर्थिक साझेदारी भारत किन किन देशों के साथ कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ, सभी देशों का मैं चर्चा कर 24 का जाके वीडियो देखिएगा। PPT उपलब्ध कराया गया है जो ग्रुप में आपको 1 वर्ष का DNA का, तो आप उसे अच्छे से देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको जो मेंस को बच्चे देने हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से माइक्रो नोट्स बनाइए, आप लोग उस पर चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं इसका PT फैक्ट। हाल ही में चर्चा में रहा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव किससे संबंधित है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल है। उड़ीसा में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने का एक शिखर सम्मेलन है। राज्य में कृषि सुधारों को लागू करने की योजना है। उड़ीसा में डिजिटल इंडिया मिशन को लागू करने का एक पहल है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव किससे संबंधित है बताने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, चीज़ों को देखे होंगे, नई चीज़ें सीखे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मोटिवेट हो सके, आपको कितना लाभ मिल रहा है, कब कितना चीज़ों को सीख पा रहे हैं, कैसे आप इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इम्प्रूव कर पा रहे हैं। जब तक सपोर्ट नहीं कीजिए कैसे काम चलेगा? सेल्फिश मत बनिए, ठीक है ना? खुल कर दान कीजिए।
जब लोग कोई बेहतर करते हैं ना तो 4 कंधे आपके साथ होने चाहिए। 4 दोस्तों के हो सकते हैं, 4 मित्रों के, 4 आपके कलीग्स के हो सकते हैं, 4 आपके स्टूडेंट के हो सकते हैं, 4 से 4 16 होगा, 16 से 32, ऐसे ही बढ़ेंगे। जब तक सपोर्ट नहीं कीजिए कैसे काम चलेगा? केवल नोट्स लेते हैं, वीडियो सुनते हैं, चल जाते हैं। कुछ तो आपको अच्छा लगता है, आज के दिन मैंने आपके लिए क्या बेहतर किया। अब ये डेली बोलने की चीज़ें हैं। मैं रात को जब सोते हुए देखता हूँ कमेंट में तो किसी का कमेंट नहीं आता है, तो लगता है कि दिन भर इतनी मेहनत की गई, फिर भी किसी को ऐसा नहीं लगा कि नहीं सर के बेफेवर में कुछ बात करनी चाहिए, सर के लिए कुछ शेयर कर देनी चाहिए। तो चीज़ें को समझने का प्रयास कीजिए। बड़े बड़े संस्थानों में ना फीकी पकवान मिला करती हैं, हमेशा याद रखिएगा। और छोटे छोटे मकानों में सम्मान मिला करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत ओमान दोहरा कराधान बचाव संधि संशोधन आपके लिए राजी हो गया। तो पहले क्या, पहली बार कब हुआ था इसको याद रखना, 1997 में से लागू किया गया था दोहरी कराधान। तो पहले हमको समझिए पहले दोहरी कराधान होता क्या है, उसके बाद हम चीज़ों को आगे देखें। देखिए दोहरा कराधान एक्चुअली बात क्या है कि दोहरा कराधान बचाव संधि एक द्विपक्षीय समझौता है, बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, जो 2 देशों के बीच हस्ताक्षर होता है ताकि एक ही आय पर दोनों देश का कर ना लगाया जाए। मान लीजिए भारत है और एक ओमान, आपको देख रहा हो यहाँ पर ओमान है, अब इसकी वस्तुओं पर यहाँ भी कर लिया जाए और इसी वस्तु पर यहाँ भी कर लिया जाए। तो एक व्यक्ति कंपनी, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी वस्तु का यहाँ पर निर्यात कर रहा हो, या भारत के संदर्भ में ही बात होगी, आयात कर रहा हो या निर्यात कर रहा हो, या कोई कंपनी, ठीक ना, एक ही वस्तु का आयात निर्यात कर रहा, तो यहाँ भी उसको टैक्स पे करना पड़े और यहाँ भी। तो इस तरीके से एक ही वस्तु पर 2 कर लगा दिए जाते हैं, जिससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो उपभोक्ता को अधिक पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि इसमें हम जब संधि करेंगे, इससे हस्ताक्षर करें, तो हम वस्तुओं को ये ना सूची भेज देंगे दोनों के पास कि हमारे यहाँ से कौन वस्तु जाएगा, तो एक ही जगह कोई टैक्स लेगा या नाम मात्र का टैक्स लेगा, ताकि हम चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर पाए। तो इसका उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना होता है, कर चोरी को रोकना होता है, पारदर्शिता को बढ़ाना होता है। इसका बेसिक चीज़ें समझिएगा। उसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा दोहरे कराधान की समस्या क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी 2 देशों में आय अर्जित करती है तो दोनों देश उस आय पर कर लगा सकते हैं, इसे दोहरा कराधान कहते हैं। जैसे यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में काम करता है और भारत में भी आय अर्जित करता है, उसी आय पर भारत और अमेरिका दोनों जगह कर लग सकता है। तो इस तरीके से सुझाव आपको देखने में। इसी प्रकार यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करती है तो उसे भारत और उसके मूल देश दोनों में कर देना पड़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए यह दोहरा कराधान समझौते किए जाते हैं, तो जिसके आधार पर चीज़ों को प्रबंधित किया जाता है। तो इस तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पर दोहरा कराधान, जब ओमान की हम बात करते हो, जो हमारा स्ट्रेटेजी पार्टनर के तौर पर भी काम करता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, माना जाता है। जो गल्फ ऑफ ओमान है, पर्सियन गल्फ है, उसका महत्वपूर्ण देश है। और इसके साथ ही साथ आपको जो 4 मुल्कों के साथ मिलकर बना हुआ है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। जहां अरेबियन सी में भारत की स्थिति के साथ ये द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करता है, और यूनाइटेड अमीरात हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, इन सब देशों के साथ भारत का संबंध बेहतर है, ताकि हम चीज़ों को और भी बेहतर कर पाए। तो ध्यान रखिएगा इसके स्ट्रेटजी लोकेशन को अच्छे से, कतर, यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरब को, ओमान की बातों को अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है? ताकि आप थोड़ा सा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए क्या हुआ है कि भारत और ओमान सीमा पार कराधान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तालमेल बिठाने, प्रक्रिया को सरल बनाने और कर मामलों में अधिक सहयोग बढ़ावा देने हेतु दोहरा कराधान बचाव संधि, जिसे DTAA कहते हैं, का संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की है। अब एक सरकारी बयान में कहा गया, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मस्कट यात्रा पर है, जो ओमान की राजधानी मस्कट है वहाँ पर दौरे पर है। वहाँ पर दौरान इस संधि को लेकर संशोधन करने के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जो यह संधि 1997 में हुआ था। और यह क्या करेगा, भारत ओमान DTA में संशोधन करके सीमा पार कराधान अंतर्राष्ट्रीय मानकों का रूप बनाया जाएगा, वर्तमान समसामयिकी दौर के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। जो 1997 में तय किया गया उसे पुनः संशोधित किया जाएगा।
अब ध्यान रखिएगा, जब विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा, बातचीत किया जाए, अंतिम चरण में इस संशोधन बाद व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा ताकि प्रबंधन बेहतर हो सके। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें याद रखिए। दोहरा कराधान बचाव संधि क्या है, DTAA क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं समझिएगा। दोहरा कराधान का बचाव से किसी एक देश में ही कर भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होती है। निवेश को प्रोत्साहित मिलेगा, विदेशी निवेश बिना कर की चिंता के व्यापार कर सकेंगे, कर चोरी को नियंत्रित होगा, पारदर्शिता बढ़ा, अवैध कर बचाव को रोका जा सकता है, अवैध कर को जो बचाव को रोका। वहीं पर व्यापार और वाणिज्य आर्थिक सहयोग में क्या होगा, बढ़ावा, दोनों देश के बीच व्यापारिक और संबंध मजबूत होते हैं। नागरिक और कंपनियों के बीच को राहत होगा, जहाँ कम टैक्स होगा, बोझ कम होगा, आर्थिक लाभ होगा, तो उपभोक्ता तक कम मूल्य में वस्तुएं पहुँच पाएगी, तो उपभोक्ता लाभ कमा पाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दो देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत जो है DTAA का प्रशासन कहाँ कहाँ करता है। तो ध्यान रखें, 80 से अधिक देशों के साथ भारत के ये दोहरा कराधान समझौते हैं, जहाँ पर DTA समझौते किए, जैसे अमेरिका हुआ, UK, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरिशस, जर्मनी, फ्रांस, जापान। तो DTA के लाभ क्या होते हैं? अमेरिका के साथ किए होते कर छूट और निवेश को प्रोत्साहन दिया है। UK के साथ व्यावसायिक दोहरे कर के राहत दिया है। अनिवासी भारतीयों को कर छूट दी गई सऊदी अरब में। और भारत व्यापार सुगम बनाना सिंगापुर का लक्ष्य है। और भारत ने विदेशी निवेश कर मॉरिशस में लाभ कमाना है। आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये सब लाभ आपको DTTA क्या है, विभिन्न देशों के साथ ये कर रखा। कुल 80 देशों के साथ फिलहाल अभी है, तो यहाँ ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को लेकर भारत और भी सजग है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका प्रबंधन कौन करता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसकी स्थापना कब हुआ है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, साथ ही साथ किस मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है। संबद्ध मंत्रालय इसका कौन है बताइएगा मुझे। तो ये सब कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, दोहरे कराधान बचाव के तरीके क्या होते हैं। दो प्रकार के उपाय कराए जाते हैं, एक छूट विधि और एक कर क्रेडिट विधि अर्थात टैक्स क्रेडिट मेथड आपको अपनाया जाता है और एक्सपेंशन मेथड अपनाया जाता है छूट के लिए। यदि किसी व्यक्ति को एक देश में कर चुका है तो दूसरे देश में कर नहीं देना है पड़ता है, तो यहाँ पर छूट विधि के तहत आएगा। जैसे यदि कोई भारतीय सिंगापुर में कर चुका रहा है, उसे भारत में कर नहीं देना होगा। इसके समझौते जब रहेंगे उस देश के साथ यह प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कर क्रेडिट विधि अर्थात यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह कर चुका रहा है तो उसे अपने देश में उसी राशि का कर क्रेडिट मिल जाता है, अर्थात उसे अलग से कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, उसके एवज में उसे क्रेडिट मिल जाती है। आप लोग क्रेडिट स्कोर खेलते होंगे ना, तो उसी अनुसार यदि कोई भारतीय अमेरिका में 10% कर चुका रहा है तो भारत में 30% कर की दर है, तो भारत में केवल 20% अतिरिक्त कर देना होगा, अर्थात 10% को छूट मिल जाएगी। तो इस तरीके से जब प्रबंधन होगा किया जाएगा, जब टैक्स भरा जाएगा तो वहाँ पर प्रबंधन कर दिया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिए, दो प्रकार से छूट दी जाती है। एक छूट का डायरेक्ट तुरंत हो जाता है, कर क्रेडिट के अनुसार अंतिम वर्षों में किया जाएगा। अब इसके तहत हाल ही में संशोधित DTAA कौन कौन सा है? भारत मॉरिशस के साथ 2021 में संशोधन किया है, भारत सिंगापुर 2020 में किया, भारत EU 2019 में किया। तो हाल में कुछ संशोधित हुए कर कराधान, तो आपको यह याद रखना है किन किन देशों के साथ हाल में संशोधन किए गए जो आपको दोहरे कराधान को रोकने का प्रयास करता है, उसमें संशोधन होता है। तो मॉरिशस, सिंगापुर, UAE याद रखना है, 2021, 20, 19 क्लियर है। इस तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए प्रश्न देख लीजिए, PT फैक्ट। भारत ओमान जो दोहरा कराधान बचाव संधि है, संशोधन करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि को निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 97, 99, 2000, 2002 बताने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत ईजी क्वेश्चन है आज के दृष्टि से, अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी तुरंत फटाफट दे, यही दो महीना 3 महीना बाद इसका उत्तर पूछा जाए, दिमाग से सारी चीज़ें क्लब्स हो जाएंगी। तो क्या करना, बार बार रिविजन करना। और क्लास कैसा लगता है जरूर कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नहीं कीजिएगा तो क्या होता है ना, एक समय के बाद चीज़ें बदलने लगती है, राय बदलने लगता है। फिर भी मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, ठीक है ना, लगातार 2 साल से मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है जिस दिन मेरे बच्चे निकल जाएंगे, 10, 20, 50, 100 निकलेंगे, उस दिन जब उनका कॉन्क्लेव कराया जाएगा ना, अर्थात बुला के उनको प्राइज दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, तो उस दिन मैं ब्रांड खुद बन जाऊँगा। तो युक्ति IAS एक स्लोगन दिया है, जब हम सार्वजनिक तौर पर अपने चेहरे को दिखाएंगे ना, जब हम सार्वजनिक तौर पर चेहरे को दिखाएंगे, चेहरा दिखाने से पहले यह स्थिति है, अर्थात 50-100 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो चेहरे दिखाने के बाद क्या स्थिति होगी
मंजर क्या होगा सोच के देखिएगा। इसी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इस पर सफलता जल्दी। इस बार मैं 70 का ही ले रहा हूँ मौका। 70 में जितनी क्षमता होगी मैं अपने अनुसार लगाऊंगा। सपोर्ट आपका होना चाहिए। आप जितना मैं क्षमता, इसलिए मैं अधिक रातों तक जग जग के काम करता हूँ। आपके साथ कुछ भी डिमांड होता तुरंत उसको कंक्लेव करना चाहता, तुरंत आपके साथ कॉन्वे करना चाहता, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपको, आपका भी यह कर्तव्य बनता है, आप अपनी क्षमता के साथ लगे रहिए। डरिए मत कि आपके साथ क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहले अपना कर्म कीजिए, फल ज़रूर मिलेगा। आप अपना 100% दीजिए। क्यों नहीं सिलेक्शन होगा, बीपीएससी से पूछा जाएगा। क्लियर है ना। आप अपने दायरे में अपने दलान पर लाइए, बीपीएससी के क्वेश्चन रहने दीजिए, देखिए कैसे खेलिएगा। आप बीपीएससी के दलान पर जाते तभी तो डरते हैं ना। बीपीएससी को बुलाइए अपने दलान पर, घर का दलान समझ रहे हैं ना, जो बैठका होता है वहाँ पर, और उसके बाद बोलिए पूछो प्रश्न तुम हमसे। आप 365 दिन का करेंट अफेयर डीएनए पढ़ के जाइए, 310 नंबर आपका हंसते हंसते उठ जाएगा। मैं जो आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, जो बीपीएससी में अगर आप मेंस दिख रहे हैं 310 नंबर कैसे उठता है, इसको समझिएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि मैं कल रात किसके बारे में जब सोचा था कि 10 PM में जब आप लोग से मीटिंग समाप्त हुआ 10:30 बजे, उसके बाद मैं सोच रहा था इस पर एक सकारात्मक वीडियो आना चाहिए कि कैसे भारत आपदा प्रबंधन को कंट्रोल करता है। पर किस्मत देखिए 1 बजे रात को क्या हुआ, 1 AM में, कि भगदड़ मच गई कुंभ में, भगदड़ मच गई और कुछ लोग घायल हो गए। तो अभी तक की स्थितियाँ यही हैं। तो कुछ नेगेटिव इसमें बातें आ गई। पर यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब 10 करोड़ 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक लोग, भीड़ जमावड़ा जहाँ हो रहा है, जहाँ पर धार्मिक काम हो रहा है, धार्मिक प्रयोजन हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों का आवागमन हो रहा है। प्रशासन विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम देख रहा है, जहाँ पर आपदा प्रबंधन को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेंस में, राष्ट्रीय घटनाक्रम से, कि सार्वजनिक आयोजन या कार्यक्रम और उससे आपदा प्रबंधन से जोड़कर। तो इसको अच्छे से करके जाना। यहाँ पर और भी चीज़ें मैं बाद में ऐड कर दूंगा, जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ेगा वैसे वैसे मैं सारी चीज़ों को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर समझना है कि जब इस प्रकार की आपदाएं होती हैं सार्वजनिक कार्यक्रम में, आप किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की बात कर लें, तो कैसे प्रबंधन किया जाना चाहिए, राज्य का दायित्व क्या है, संस्थाओं का दायित्व क्या है, व्यक्ति विशेष का क्या दायित्व, इसको समझने की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा, आपदा को लेकर नियम कानून बने हुए हैं, उसके लिए हम नीतियाँ बना रखी हैं। साथ ही साथ प्रबंधन के लिए सक्षम अधिकारी और पदाधिकारियों को हम उसके अधिकार दे रखे हैं। तो क्या इतना सही चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? सोच के देखिए। लोग स्नान करना चाहते थे शाही मुहूर्त में, मुहूर्त जो हुआ करता है उसमें स्नान करना चाहते थे। प्रबंधन किया हुआ है कि इसी रास्ते से होकर जाना है, पर जनता क्या करती है, कुछ ऐसी स्थिति में देखिए, जनता जानबूझ के नहीं करती है, सिचुएशन बेस्ड स्थिति रहती है ना, उसी के अनुसार जनता भी अपना काम करती है। तो दूर से लोग आ रहे थे तो रास्ता था, दूसरे रास्ते को पकड़ लिए और वहाँ पर क्या किए, स्टे कर दिए, थक गए थे स्टे कर दिए। तो मानवीय भाव में क्या हुआ कि पुलिस भी इग्नोर कर दी कि चलो कोई बात नहीं, बैठी हुई है। हालांकि पुलिस बार बार बोल रही थी इस रास्ते से नहीं जाइए, आप लोग रास्ता आपका अलग बना हुआ, उस रास्ते से जाइए और यहाँ भीड़ नहीं लगाइए। तो किसी कारण आप भगदड़ मच गई, तो यहाँ पर जो लोग थे उसके साथ घटना घट जाती है। तो सिचुएशन के अनुसार प्रबंधन कैसे करना बहुत बड़ा टफ वर्क होता है। हम और आप बैठ के एसी रूम में बैठ के निर्णय बना सकते हैं। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक धारणा विकसित कर सकते हैं, देखो प्रबंधन नहीं कर पाया, लोग मर गए या घायल हो गए या XYZ कुछ भी। पर जब सिचुएशन पर आप रहते हो ना, फील्ड पर जब रहते हो ना, तो आपकी बत्तीसी गायब रहती है, आपका 24 घंटे का होश गायब रहता है, क्योंकि उस दौरान आपको भी खुद बचना रहता है, दूसरों को भी बचाना रहता है। आपको भी उस आग से बचनी होती है, दूसरों को भी बचानी होती है। तो समस्या यह होती है ना कि सभी वहाँ पर जो व्यक्ति विशेष होगा ना, जो भी व्यक्ति विशेष होगा वो निर्णय करता होगा। वहाँ पर DM CM PM नहीं काम करता, वहाँ पर व्यक्ति एक बचाव कर्मी के तौर पर काम करता है। तो उसको पहले से ट्रेनिंग दिया रहता है, फिर भी समस्या यह होती है उसका प्रबंधन वो कैसे करेगा।
अब ऐसी घटना है, मान लीजिए हमने प्रबंधन के लिए उसको ट्रेनिंग दिया, इस किताब के आधार पर बहुत सी चीज़ें या केस स्टडी के आधार पर दिया है। अब यह न किताब से मिल रहा है न केस स्टडी से मिल रहा है, तो वो व्यक्ति जो बचाव कर रहा है एज ए पर्सन वहाँ पर, तो वो किसका फॉलो करेगा? तो वो क्या होता है, मानवीय स्वभाव के आधार पर मानवीय निर्णय लिया जाता है, उसी के आधार पर प्रबंधन किया जाता है। तो आपको यह समझना होगा तो यह रीति नीति आती कहाँ से? तो हमारे वैचारिक प्रबंधन पहले से होता है। हम लोग भारतीय जो है ना वैचारिक प्रबंधन करता होते हैं। दूसरा सामाजिक प्रबंधन होते हैं, सामाजिक प्रबंधन करता होते हैं। हम हमेशा अवसरों पर, हमारे यहाँ सार्वजनिक अवसर हुआ करता है। बचपन से हम लोग इतने, मान लीजिए गांव में कुछ ऐसा काम काज हो रहा है या ऐसी आपदा आ गई तो हम लोग प्रबंधनकर्ता बन जाते हैं। तो हम हर व्यक्ति यहाँ प्रबंधनकर्ता स्वयं से होता है, बस उसे उस अनुपात में चीज़ों को स्थिर और अस्थिर करना होता है जिसके बीच संतुलन बनाया जा सके। तो यहीं पर देखिए चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे भारत में प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़, भूकंप, चक्रवात। जैसे बिहार में बात कर ले हम, बिहार में बाढ़ हमेशा आती है। तो बिहार के बच्चों को आपदा प्रबंधन बताने की ज़रूरत है। यहाँ के युवा वर्गों को या यहाँ के बुजुर्गों को, वो बड़े बड़े अधिकारियों को समझा देंगे बाढ़ आएगा तो कितने बजे आएगा, कितने बजे बांध टूट जाएगा, इसका मोड़ाव कैसे होगा। क्लियर समझे? इस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी अधिकारियों की ज़रूरत है, पदाधिकारियों की ज़रूरत है, रिसर्चर की ज़रूरत है, क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से उसका आकलन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, मानव निर्मित आपदाएं भी आती, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, आग, जैविक हमले प्रभावित होता है। तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य नुकसान को कम करना, राहत कार्य सुनिश्चित करना और पुनर्वास करना, ये महत्वपूर्ण कार्य गतिविधि है। तो इसी क्रम में आपदा प्रबंधन एक आदर्श सतत प्रक्रिया में सम्मिलित चरण है, जिसमें आपदा पूर्व जोखिम प्रबंधन होता है, जिसमें रोकथाम, शमन और तैयारी की जाती है। आपदा पश्चात संकटकालीन प्रबंधन होता है, जिसमें हम लोग राहत, अनुक्रिया, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, सामान्य स्थिति में पूर्ण बहाली सम्मिलित करते हैं। एकीकृत किया जाना चाहिए, ऐसी बात होती है। आपदा पूर्व, आपदा बाद और आपदा के दौरान हम क्या करेंगे, तो ये मूल मंत्र आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों के आपदा प्रबंधन को लेकर। तो एक्ट बनाया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसके तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC अर्थात आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण, उसके तहत कार्यों का निष्पादन में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। जिस केंद्रीय गृह सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है, जो केंद्रीय गृह सचिव होंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष के तौर कार्य करेंगे और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के आधार पर सभी को दिशा निर्देश देंगे। अब राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय योजना बनाने, राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम को उत्तरदायित्व के तौर पर दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के पास NDMA, ध्यान रखिएगा, के द्वारा सृजित आपको जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके द्वारा व्यापक रणनीति दिशा निर्देश अधीन आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण को अधिसूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, उसके अंदर मॉडरेट किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या करता है, NDRF, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर आपदा मोचन बल है, आपदा मोचन हेतु एक विशेषीकृत बल और NDM के समग्र पर्यवेक्षण नियंत्रण में कार्य करता है। अर्थात हम बात करें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की बात कर ले तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, बेहतर प्रबंधन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपदा के आधार पर बातें होती हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की चीज़ों को देख लीजिए जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अर्थात यहाँ पर आपदा प्रबंधन 2005 के तहत धारा 8 में आपको ये चीज़ें दी जाती है। जब हम इसके अतिरिक्त बात करते हैं, राज्य स्तरीय संस्थाओं की बात करते हैं, राज्य स्तरीय संस्थाएं क्या है, तो ध्यान रखिएगा हम राज्य के स्तर, पहले देखिए केंद्र दिल्ली से चीज़ें कोऑर्डिनेट होगी, सभी जगह कोऑर्डिनेट होगी, दिल्ली से सभी जगह कोऑर्डिनेट होगी। अब है कि राज्य के स्तर पर एक छोटा सा राज्य, हो सकता है वो कर्नाटक, हो सकता है वो आंध्र प्रदेश हो सकता है महाराष्ट्र हो सकता है कर्नाटक हो, केरल हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य, वहाँ के राज्य स्तरीय संस्थाएं कैसे काम करती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाता है SDMA, जहाँ पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में SDMA राज्य आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ और योजनाएं बनाएगी। तो हाल ही में बिहार में एक याद है नीतीश डिवाइस आया था, जिसको मैंने आपको समाधान सीरीज में बताया भी था। नीतीश डिवाइस जो आपको वज्र गिरेगा उसके लिए नीतीश डिवाइस बनाएगा, तो राज्य के आधार पर बनाई गई। इस तरीके से योजनाएं बनाया था। यह योजना क्या होता है, राज्य योजना क्रियान्वयन में समन्वय, आपदा में शमन को तत्पर करने के लिए उपाय राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समीक्षा की जाती है, अर्थात कि रोकथाम, तैयारी और शमन उपायों का
समेकित किया जा सके, ये बातें होती है। राज्य सरकार कार्यकारी समिति की बात होती है तो मुख्य सचिव इसका आपको नेतृत्व करता होता है, आपदा प्रबंधन को लेकर क्या करेगा, प्रबंधन करेगा, ये सब बातें होंगी। वहीं हम जिला स्तरीय बात करें और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता था डीएम की भूमिका, तो यहाँ पर ध्यान रखें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीए में जो धारा 25 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक डीडीएमए का गठन किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, हर जगह अलग अलग जिलों में इसका नामकरण होता है। जहाँ जिस पद से हो वो क्या करेंगे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, इसका प्रमुख होता है। और स्थानीय प्राधिकरण को निवासित पदाधिकारी सह अध्यक्ष इसका होता है। जनजातीय क्षेत्रों में छोड़कर स्वायत्त जिला परिषद इसका मुख्य कार्यकारी सह अध्यक्ष होता है, नियुक्त किया जाता है। यहाँ उन जिलों के जहाँ जिला परिषद मौजूद है इनका अध्यक्ष डीडीएमए के सह अध्यक्ष होगा। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए, योजना बनाने के लिए, समन्वय करने के लिए ये सब कार्य करती है। और जिला प्राधिकरण जिले में किसी प्रकार के निर्माण को जाँच करने, सुरक्षा मानकों को लागू करने, राहत उपायों को व्यवस्था करने के लिए जिला स्तर पर आपदा के प्रति प्रतिक्रिया कर सकती है। तो हम तीनों स्तर पर हम बात करते हैं, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर, तीनों स्तरों पर हम प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? आगे यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न के तौर पर सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ साथ आपदा प्रबंधन को लेकर विभिन्न चुनौतियाँ सामने आती है, इससे संबंधित ढांचागत प्रावधानों की चर्चा करें। विभिन्न चुनौतियाँ का अर्थ क्या है? मैंने जो शुरू में बताया, व्यक्तिगत चुनौती होती है, प्रशासनिक चुनौती होती है, फिर उसके बाद प्रबंधन को लेकर चुनौती होती है। इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को लिखना है। सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर विभिन्न चुनौतियां सामने आती है, इससे संबंधित ढांचागत प्रावधान क्या किए गए हैं बताने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पर आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सामर्थ्य और प्रभाव बैच। बहुत ही अच्छा लगता है, कभी बच्चे नए बच्चे कॉल करके पूछते हैं सर बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम आपको सामर्थ्य में लाया गया है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम प्रभाव में लाया गया है। इसको बैठ के आराम से पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़िएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना रखा है, तो जाके सर्च कीजिएगा युक्तियाँ, इस पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या तो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, जिसमें GS1 GS2 ऐसे को चीज़ों को कवर किया जा रहा है। सामर्थ्य और प्रभाव में मात्र चीज़ों को फी को बहुत ही चीज़ों को अफोर्डेबल रखा गया ताकि आप चीज़ों को लेकर कैरी ऑन कर सकें। इसके अतिरिक्त आपको आज टास्क से कितना तारीख, 29 तारीख 17वां है, जिसमें हम मूल अधिकार की बात करेंगे, मूल अधिकारों के महत्व की बात करेंगे। आपको साथ साथ यहाँ पर संविधान प्रमुख बात करेंगे। ये सब चीज़ें पहले हम लोग डे 1 डे 2 से लेकर डे 90 तक प्रोग्राम, डे 90 तक हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको टेस्ट की शेड्यूल दी गई है, तो आप उसके अनुसार देख सकते हैं। बार बार शेयर किया जाता है ग्रुप पे, वहाँ से फॉलोअप ले सकते हैं, या कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। क्लियर है? चलिए मेंस टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही जटिल प्रश्नों का सवाल भी लेकर आता है। कृषि उपज का वाजिब कीमत का सवाल है, या हम बोले न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में भारतीय राजनीति का सुदृढ़ीकरण, भारतीय राजनीति का अवसरवादी राजनीति के संदर्भ में चीज़ों को लेकर आना। न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना वाजिब है, कितना सशक्त है, इसको तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक समस्याओं के धरातल को नहीं समझा जाएगा। समस्याओं को धरातल को समझा नहीं जाएगा। मैं भी व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में बातें तो करता हूं, पर उसके कहीं अधिक समस्याओं के धरातल को ठीक करने की बात करता हूं। शुरू में पहले MSP के मुद्दे पर मैं पहले भी चर्चा कर रखा, जो 3 अधिनियम आए थे समाप्त किए, उस समय भी मैं सरकार के पक्ष में बात कर रहा था, पर समस्याओं के समाधान के साथ बात कर रहा था। समस्या का समाधान ढूंढ दीजिए, आपको MSP जैसी चीज़ें लानी ही नहीं होगी। सरकार किसानों को इसकी गारंटी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर यहाँ जब तक खामी रहेगी समस्याओं के धरातल पर, तो किसान इसका डिमांड करते रहेंगे और आपको देना होगा, आज न कल देना होगा, क्योंकि आप जनता के विरुद्ध जाके काम नहीं कर सकते। जनता तब तक शोषित महसूस करेगी। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा और इसी संदर्भ में सारी चीज़ों को देखेंगे। तो एक आर्टिकल जो आया बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। किसान लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर MSP कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
संयुक्त किसान मोर्चा शंभू सीमा के दिल्ली के किसान के सामने कूच कर रहे, पैदल कूच करने की बात करते, स्थगित कर दिया, ये सब बात सुन रहे होंगे। केंद्र सरकार की ओर से भी बैठक का प्रस्ताव जगदीश सिंह डेलेवाला जो आपको चिकित्सीय सहायता लेने स्वीकार कर लिया और वो राजी हो गए कि हम सरकार के साथ वार्ता करेंगे, बातें चल रहा है, खुले मन से स्वीकार किया गया। सन 2020 में जो वर्तमान सरकार है 3 कृषि कानून लाती है, घोषणा करती है। सरकार कई मंचों पर उन कृषि कानूनों के फायदे भी गिनाए और बहुत अच्छे फायदे थे, कुछ चीज़ें थी। राजनीतिकरण नहीं अगर होता तो चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता। देखिए, अगर आप ये चीज़ पहले मान लें ना कि यह व्यक्ति दिखने में काला है तो इसका नज़रिया काला होगा, तो ये बहुत गलत धारणा है, ठीक है ना। यह काला व्यक्ति है और देखने का नज़रिया इसका काला होगा, अर्थात एक परसेप्शन बना लेते, एक अवधारणा बना देते हैं अपने मस्तिष्क में, तो यह जो कॉन्सेप्ट है बहुत गलत कॉन्सेप्ट है और आपको वो बर्बाद कर देगा। गोरा व्यक्ति अगर गोरा नज़रिया होगा, उसका अच्छा नज़रिया, ये अगर धारणा बना रहे हैं तो वो भी गलत है। आपको जब तक व्यक्ति आचरण में नहीं आता है, आचरण में अर्थात आपसे दोस्ती नहीं करेगा, आपसे चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, आपके साथ कुछ वक्त नहीं बिताएगा, तो आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में धारणा बना के बैठे हुए हैं तो गलत है कि XYZ ऐसा व्यक्ति होगा क्योंकि वो ऐसा दिखता है। ये कृषि कानून के साथ भी बेसिकली यही हुआ। कुछ लोगों का समूह यह धारणा बनाया ना कि ये 3 जो कानून बनाए गए हैं, 3 कानून, 1 कानून, 2 कानून और 3 कानून, ठीक है ना। 3 कानून की अवधारणा ऐसा बना दिया जिससे लगा कि कृषिगत जो किसान है उसकी क्या होगा, शोषण होगा, उसका अधिकार छिन जाएगा। पर इसके ग्राउंड लेवल पर जाकर इसके लाभ को नहीं समझा गया कि अगर हो सकता है 3 कानून लाए गए सरकार के द्वारा, वो कोई भी प्रकृति में नहीं जान रहा हूँ कौन सी कानून किस तरीके से वो काम करेगा, या कोई भाजपा के कांग्रेस हो, XYZ कोई भी सरकार हो, XYZ कोई भी सरकार हो, 3 कानून कृषि के लिए लाए, उसने प्रपोजल दिया, वो गिना रहा है, बार बार फायदे गिना रहा है। तो एक बार इसको सोचने समझने का मौका तो देना चाहिए कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा। ऐसे कौन किसानों का ठेकेदार बन रखा है जिसने अपने राज्यों में किसानों को उन्नत बना दिया, बिल गेट्स बना दिया, अंबानी बना दिया है। सभी राज्यों में, भारत के हर राज्यों में किसानों का एन पराकेन तरीके से शोषण हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने कुछ मॉडल लाने का प्रयास किया था जिसको समझने की आवश्यकता थी, उसको अवसर देने की आवश्यकता थी। अगर ये अवसर प्राप्त होता तो इसका मान लीजिए 100% आउटपुट नहीं आता, मान लीजिए 10% आता, 20% आता, 30% आता, 50%, जितना परसेंट है उसका आउटपुट आता, उसके आधार पर हम नए कानून बना सकते थे ना। ऐसा तो प्रावधान हमारा कानूनी व्यवस्था देता है, विधायिका को देता है, पर हम उसे अवसर ही नहीं देने का अर्थ है आपने एक अवधारणा बना लिया और किसानों के दिमाग में, किसानों को केवल कृषि करना आता है, ठीक है ना, उसके अलावा उसको राजनीति करना नहीं आता है, पर उनको ये अवधारणा दिला दिए कि कृषक के दिमाग में कि आपका शोषण हो जाएगा। ऐसे कौन मारा अधिकारों का, उनको हर जगह किसानों को उठे हैं, उनको मर्सिडीज पहुंच गया उनके द्वार पर खेती करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप चीज़ों को समझिए। हम जो सक्षम कानून हमारे पास जो भी है, सक्षम कानून में अधिकतम लाभ हम कैसे दे सकते हैं, इस तकनीक को समझने की आवश्यकता। अर्थात अभी किसान के पास 10 रुपये, मैंने हाल ही में बताया था, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें किसानों के पास कितना रुपया बचता है, याद है? इस लास्ट वीक में ही मैंने बताया है। तो आप उस समझिएगा कि किसी किसान पर 10 ही रुपया भी वर्तमान में है, उसको हम 10,000 कैसे लाए मासिक के तौर पर। इसके लिए जो भी विधा अपनानी होगी ना, सरकार, निजी संस्थाओं, संबद्ध संस्थाओं, NGOs के द्वारा करने की ज़रूरत है। उसके लिए प्रक्रिया को जब तक धरातल पर नहीं उतारिएगा, जब तक नियम कानून को धरातल पर नहीं उतारिएगा, कोई भी नवाचारी प्रबंधन को नहीं उतारिएगा, तो क्या होगा, समस्या का हम अवधारणात्मक धारणा बना देंगे। और हमेशा अवधारणा नेगेटिव वे में चलता है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा। कि अगर आपको एक चीज़ समझिएगा, अगर एक व्यक्ति, ये मेल है या फीमेल है, दोनों पहले प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, अगर मेल छोड़ रहा है
तो पूरा यह फीमेल मेल को कटघरे में खड़े कर देगी। वैसे ही मेल अगर मेल को फीमेल छोड़ रही है तो पूरा फीमेल को यह मेल क्या करेगा, कटघरे में खड़ा कर देगा। तो क्या होता है, एक अवधारणा विकसित हो जाती है कि एक दाना खराब हो गया चावल का तो पूरा चावल खराब होगा। सीधा सा लॉजिक यही समझिएगा। कृषि कानून के साथ यही हुआ। उसके बहुत से एस्पेक्ट, मैंने भी कृषि कानून पढ़ा था, उसके बहुत से एस्पेक्ट थे कि किसानों को तत्कालिक नहीं दीर्घकालिक रूप से लाभ देता है। तो यहाँ पर लोगों को कैसे पीडीएफ चाहिए और अभी ही समस्या का समाधान आप लोगों को चाहिए। आप 30 दिन काम नहीं करना चाहते, 90 दिन काम नहीं करना चाहते, 365 दिन काम नहीं करना, पर अधिकारी सबको बनना है। पर अधिकारी वही बनेगा जो 365 दिन 90 दिन वाला फॉर्मेट पर काम करेगा। तो आपको यहाँ यही समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार सरकार दबाव में आके कि कानून को वापस ले ली और 2 साल होने को है, समस्या का कुछ समाधान नहीं निकला है। अरे इससे कम से कम कुछ तो धरातल पर आता चीज़ें। उसके बाद नहीं आती, नई सरकार कोई आती, कानून को बदल देता या पुनः संशोधित करके लाता नया कानून। क्या संशोधन हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है? बिल्कुल है। तो आप यह स्ट्रीम लेवल पर समझ लेना कि कानून किसानों के हितों के विपरीत है, किसी खास परिवार को लाभ देगा, तो आप कहाँ तक चीज़ों को समझ पाइएगा। हमारे यहाँ इकोसिस्टम ये बन रखा है ना कि बुद्धिजीवी कम है पर बुद्धिजीवी दिखते ज़्यादा है। क्लियर है? इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर एमएसपी के तहत फसल की प्रावधान की बात करता है तो इसको समझिएगा। एमएसपी की चर्चा होगी ना, 2 चीज़ें याद रखें। एमएसपी की फसल क्या होती है और इसका कैसे निर्धारण किया जाता है, उसके आगे हम बात करेंगे। 2 चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए। तो भारत में एमएसपी की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में लागू की गई, जहां पर कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा 22 अधिकृत फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने पर उचित लाभ मूल्य एफआरपी दिया जाता है। आपको याद रखना, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है एमएसपी की रेट को, दरों को। जहाँ पर अधिकृत फसलों में हम 14 फसल, 7 रबी फसल और 2 वाणिज्यिक फसल की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त लाही नारियल न्यूनतम समर्थन मूल्य में निर्धारण क्रमशः सरसों सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर किया जाता है, अर्थात कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। पर बात यहाँ केवल 23 फसलों तक ही किसानों को सीमित रखना है, जिसके लिए एमएसपी में लड़ाई चल रही है। किसान भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। 23 से अधिक फसलें हमारे देश में हो सकती है। हम वाणिज्यिकरण अपने फसलों का कर सकते हैं, हमको उसकी बात करनी चाहिए। हम धरातल पर किसानी करने की प्रवृत्ति चेंज करने की बात कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को दबाव दिलाना चाहिए। क्यों खास फसलों पर ही हम क्यों करेंगे? क्योंकि किसी खास राज्य को उसका फायदा हो रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा। एमएसपी को लेकर इस चीज़ को समझिएगा कि हम खास फसलों पर क्यों एमएसपी लाएंगे। हम चाहे तो पूरे फसलों पर एमएसपी की बातें कर दे, सरकार पूरी फसलों को लागू कर दे ना, कि ऐसी फसल हमारे यहाँ उगती है तो किसी खास राज्य के द्वारा खास फसल का उत्पादन किया जाता है, इसलिए वहाँ के किसान, वहाँ के लोग इकोसिस्टम उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों में प्रदान करती है। इन फसलों में रबी, खरीफ, अन्य वाणिज्यिक फसल शामिल होते हैं। अब इसमें 14 खरीफ फसल में ध्यान रखिए, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कपास, गन्ना में समान कीमत के आधार पर आपको क्या किया जाता है, एमएसपी जारी किया। वहीं 7 रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, लाल मसूर की होती है, ससुर, रेपिड और कुसुम का आपको एमएसपी जारी किया जाता है। वाणिज्य फसल में जूट और नारियल का किया जाता है। तो इस तरीके से 23 फसलों का किया जाता है। अब यहाँ पर 3 विधि याद रखिए, A2 विधि, A2FL विधि और C2 विधि। जैसे मनी वाला आप लोग करते हैं, M1, M2 आप देखते हैं, M3, M4, उसी तरीके से यहाँ भी अपनाया गया है ये प्रविधि कि हम लागत उत्पादन के आधार पर निर्धारण कैसे करेंगे, उत्पादन लागत। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा राज्य और अखिल भारतीय स्तर दोनों स्तरों पर प्रत्येक फसल के 3 प्रकार के उत्पादन की अनुमान लगाया जाता है। जहां पर A2 फसल विधि के तहत 3 बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों, श्रम पट्टे आदि पर लगाए गए भूमि ईंधन की सिंचाई के आधार पर प्रत्यक्ष व्यय शामिल किया जाता है। अर्थात किसान सीधा सीधी प्रत्यक्ष व्यय कितना कर रहा है वो A2 विधि के तहत निर्धारण किया था, उसी के आधार पर एमएसपी को तय किया जाना चाहिए। एक विधि देता है A2FL2 विधि, अर्थात A2 में जो प्रत्यक्ष कर व्यय किया गया, डायरेक्ट पैसा जितना खर्चा किया, उसके साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम, अर्थात घर परिवार के भी लोग उसमें जुड़े हुए जिसके लिए वो पैसा पे नहीं कर रहा है, उसके भी श्रम को जोड़ा जाएगा A2FL में। उसके बाद C2 विधि क्या होता है, एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंदर A2FL के किसान को स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए और ब्याजों को भी शामिल किया जाता है। अर्थात
प्रत्यक्ष कर जितना, प्रत्यक्ष व्यय जितना लगाया है, अवैतनिक परिश्रमिक जितना किया गया, और साथ ही साथ उसके साथ वो चल अचल, जैसे क्या करता है, कोई किसान के पास ज़मीन नहीं होता है तो दूसरे से ज़मीन लीज पर लेकर काम करता है, या पट्टा या पट्टेदारी की हम बात कर ले वहाँ भी, तो यह क्या उसमें भी खर्च होता है ना उसके लिए, या किसी फसल के लगाने के लिए वो ब्याज पर पैसे लेता है। तो इस प्रकार के चीज़ों के भी आपको इसमें जोड़ दी जाती है। यह न्यूनतम मूल्य देता है, न्यूनतम मूल्य देता है तीनों आधार पर। इसलिए C2 विधि के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिक लागत लगाया जाता है, जिसके आधार पर किसी आपको उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कहने का अर्थ यह है कि फसल उत्पादन हो गया, समझ लीजिए फसल है, गेहूँ का फसल है, समझ लीजिए, ठीक है। इसकी दो प्रक्रिया समझिए, एक बाज़ार में जाने से पहले और एक किसान के पास होने वक्त। इसका मूल्य क्या होगा यह तय करने के लिए सरकार क्या करती है, इसको रोपने से पहले एक मूल्य निर्धारित करती है, मूल्य का घोषणा करती है। बोलती है कि यह 10 रुपये का मूल्य न्यूनतम मूल्य होगा, अधिकतम में किसान किसी पास कितने रुपए में बेच सकती है इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाया गया, पर इसका 10 रुपये इस साल होगा। तो इसका मतलब है कि आपात इसकी स्थिति में, जैसे फसल उत्पादन कम हो गया तो मांग मर जाएगा, तो मांग बढ़ जाएगा तो किसानों को प्राइवेट बाज़ारों में अधिक मूल्य मिलेगा, पर जब अधिक हो जाएगा तो किसानों के पास अतिरिक्त हो जाता है तो औने पौने दाम में बेचना शुरू कर देता है। तो इसका मूल्य, बाज़ार मूल्य क्या हो जाता है, 8 रुपया हो जाएगा। तो पर किलो इसको 2 रुपया का नुकसान होता है, तो किसान प्राइवेट बाज़ारों में ना बेच के यह सरकारी जो खरीद वाले पास है वहाँ बेचता है। तो यह क्या होता है, किसानों को नुकसान से बचाने के लिए MSP की प्रक्रिया अपनाई गई थी कि नुकसान ना हो, किसी स्थिति में नुकसान ना हो। पर क्या होता है कि बाज़ार समितियाँ जो होती हैं वहाँ राजनीति चलता है, वहाँ पर बातें चलती है, इस किसान को एवज में खड़े रखता है बहुत दिनों तक। तो क्या होता है कि वो औने पौने दाम में वहाँ बेच देता है, वहाँ नमी को लेकर प्रश्न चिन्ह कर देता है किसान समितियां। तो बात कहाँ है कि यहाँ किसान समितियों सुधार की बात होनी चाहिए, न कि किसान सरकार द्वारा MSP जो दिया जा रहा है रेट उसके आधार पर, क्योंकि वो अनुपात में 50+ अनुपात में दे रही है समिति की अनुशंसा के आधार पर। तो प्रबंधन बाजार समितियों, बेचने वाले खरीद करने वाली नीतियों में होनी चाहिए, उसी की बात अब हम आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर बात है कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक कानून के अनुसार किसानों के मनचाही जगह अपनी फसल बेच सकते हैं। कोई भी अधिकृत व्यापारी किसानों को तयशुदा कीमत की फसल खरीद सकता है। सरकार कृषि उत्पादकों के इस व्यापार के राज्यों द्वारा लगाए गए मंडी कर से मुक्ति कर दिया था नए कानून के आधार पर। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून के तहत जो दूसरा कानून था अनुबंध कृषि अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कृषि, फार्मिंग कोर्सिंग आप सुनते होंगे, बड़े बड़ी कंपनियां आपको प्रोजेक्ट लगा कर दे देती है कि हमको केवल टमाटर चाहिए, तो इतने बड़े क्षेत्र में केवल टमाटर का उत्पादन होगा तो किसान इसका अधिक मूल्य कमा पाएगा। मान ले कि बोलेगा कि आपको रागी उत्पादन करना है, कंपनियां बोलेगी तो कंपनी के अनुसार आपको उत्पादन करना होता है, इससे लाभ और हानि दोनों होता है। पर यहाँ लाभ अधिक होने की संभावना यह होती है कि कृषि में हमेशा मांग बना रहेगा, क्योंकि कंपनी पहले ऑर्डर देती है, बाद में तो ऑर्डर नहीं देगी ना, पहले ऑर्डर देगी तो मांग कितना है ये समझ में आता है, किसान उसी अनुपात में काम करते हैं। तो यहाँ पर अनुबंध कृषि की बात होती है, स्वतंत्र रूप से बेचने का प्रावधान दिया गया था। अगर उत्पादन हो रहा है, पैसा अगर मान लीजिए कंपनी कम दे रहा है, दूसरी कंपनी ज़्यादा दे रहा है, तो आप उसे माल बेच सकते हैं, प्रावधान आपको नहीं, वहाँ प्रावधान ऐसा बनाया गया था, तो इसको भी समझ। इसके अलावा किसान फसल मौसम किसी अन्य कारण से नष्ट होने पर उसके नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदारी किराए करने वाले फर्म को होगी। मान लीजिए किसानी कर रहा है और यह किसी तरह आपदा का शिकार हो गया, ये फर्म इसके लिए आपको इंश्योरेंस करा के देता है। समझ में आ रही है, किसानों को इसका लेना देना नहीं था। अगर आपदा आ गया, किसी प्रकार आग लग गया, बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, अगर एग्रीमेंट हो गया तो सोच के देखिए कितना बड़ा प्रावधान करके दिया था सरकार इस कृषि कानून के तहत। अब किसानों को सोचना ही नहीं था कि इस फसल क्षेत्र को क्या करना क्या है। अब बाढ़ आए, सूखा है, कुछ भी आए तो आप उसका इंश्योरेंस के पैसे आपको मिल जाते इंश्योरेंस कंपनियों से। तो यह कौन करके देता है, यह कंपनी, निजी कंपनी करके देती, जिसको एग्रीमेंट के तहत, अनुबंध किसी के तहत दिया जाता। तो कितना अच्छी व्यवस्था थी, सोच के देखिएगा। नहीं तो अभी
आपदा आ जाए तो प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन हम जो फसल बीमा बना रखे हैं उसके तहत हमको पैसा मिलता है, उसकी नाम मात्र का पैसा है। तो सब चीज़ों को समझने का प्रयास किया, धरातल पे ये काम कहीं अधिक करता तो इसको हम मॉडरेट कर सकते थे वहीं। मगर किसानों का तर्क यह उचित नहीं लगा कि लगा दिए गए कानून के अनुबंध करने वाली कंपनियां उनकी ज़मीन हथिया लेगी। अब यह कहाँ से धारणा विकसित हो गया? याद है नील कृषि हुआ था चंपारण में, चंपारण के ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी नील जब कृषि चंपारण में होती थी उसके ज़बरदस्ती कृषि कराई जाती थी, फिर भी उसके ज़मीन को नहीं हथियाया गया था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन हुआ करते थे। पर अभी कहाँ से लोगों के दिमाग में खामियां भर दी गई कि जो कंपनी फर्म होंगे ना वो उसकी ज़मीन को हथिया लेगी। इतना आसान है, कानून का राज है ना जी। हाँ, उतार चढ़ाव देखे जा सकते थे, समझ में आती है, बातें समझ में आती है कि अनुबंध में कुछ प्रक्रियागत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती है त्रुटि आने के बाद। ये कहाँ से धारणा बेचारों में दिमाग में डाल दिया किसानों की तुम्हारा ज़मीन हथिया लेगा। ये चीज़ समझिए अवधारणा। जब ब्रिटिश काल में नील की खेती होती थी ज़बरदस्ती किसानों से करवाता था, रामकल शुक्ल परेशान होकर गांधी जी जाके मिलते हैं, तब जाके चंपारण आंदोलन होता है। वो औपनिवेशिक शासन में नील कंपनियां किसानों की ज़मीन नहीं हथियाई, अभी हथिया लेते। जहाँ हम 21वीं सदी के दौर में गुजर रहे, जहाँ इतना विस्तारीकरण हो गया, योजनाओं का इतना प्रबंधन हो चुका है, सरकार हक पहुँचने के लिए हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह पहुँच सकते हैं छोटे से PLI दायर करके। सर किसी भी कंपनी का एन के एन प्राक्रेन हो जाता है। तो सोच के देखिएगा, इस बेस पर कोई धारणा बना लेना, अवधारणा बना लेना कि हमारा गर्लफ्रेंड ही खराब है, हमारा बॉयफ्रेंड ही खराब है, तो क्या पूरा जात ही खराब हो गया पुरुष और महिला का? तो इसको समझिएगा। अब यहाँ पर सरकार MSP के धीरे धीरे दरकिनार करके उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। अब यह धारणा कहाँ से विकसित हो गई? अब मान लीजिए ब्लैक लिस्टेड कॉन्सेप्ट है ना कि अगर एक कंपनी अगर ख़राब करती है प्रदर्शन तो सरकार उसके लिए ब्लैक लिस्ट कॉन्सेप्ट लाए हुए है। तो अगर बार बार अगर ऐसी खामियां आती तो सरकार क्या उसे ब्लैक लिस्ट नहीं करती? अब ये धारणा कहाँ से विकसित हो गई कि अंबानी परिवार और अडानी परिवार ही विकसित होगा? क्या इससे पहले हमारे उद्योगपति नहीं काम कर रहे थे? ऐसा नहीं। अब कोई भी देश बिना उद्योगपति से आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी देश किसानों के बिना सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकता। सभी का समग्र योगदान है, तो हमें इज्जत करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। अभी दूसरे देश का आ जाए, वॉरेन बफेट आ जाए इंडिया में तो लोग कारपेट बिछा देंगे, बिल गेट्स आ जाए तो कारपेट बिछा देंगे, पर हमारा देश का उद्योगपति आपके दरवाजे पाएगा तो उसे गाली देते हो। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, तभी जाके संसाधन वितरण होगा, संसाधनों का सही प्रबंधन होगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका शोषण होता रहा, होता रहेगा, होता जाएगा, और इसके लिए आपको लड़ते रह जाइएगा, मरते रहिएगा, कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। सरकार अगर एक हाथ बढ़ा रही आगे तो आपको भी 2 हाथ आगे बढ़ाना होगा, तभी चीज़ों को शंकाओं को दूर की जा सकती है। और आंदोलन फिर बाद में कर लीजिए जब आपको लग रहा है कि अभी हमको यह चीज़ें नहीं हो जाए, उद्योगपतियों का फिर आंदोलन करिए। भारत तो है ना आंदोलन करता है उनका देश है। अब पर वास्तव में सरकार नए कृषि कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए निवेश के दरवाजे खोलना चाहती थी। अगर मान लीजिए कंपनियां निवेश करती तो हम कृषि का वाणिज्यिकरण कर पाते, हम पैसे निवेश क्षमता बढ़ाते, प्राइवेट विदेशी कंपनियां भी निवेश करती। अमेरिका, स्वीडन जैसे देश क्यों बड़े बड़े फॉर्म बना रखे? क्योंकि वहाँ पर निवेश हुआ है। हम बड़े बड़े चीज़ों जाके एक बार वीडियो तो देखिए। अब ताकि किसानों का आमदनी बढ़ सके, सीधा सा अर्थ था किसानों का आमदनी बढ़ सके, निवेश बढ़ेगा। और निवेश बढ़ेगा तो मैं आपको एक मॉडल बना रखा है ना, निवेश बढ़ने से क्या होता है, इस मॉडल के अनुसार काम होना शुरू होता है। किसान विगत कई वर्षों से मानसून की अनियमितता, कम पैदावारी, अस्थिर बाजार संसाधनों की कमी किसान आत्महत्या को मजबूर हो, ये सब आपको देखने को मिलता है। वहीं राष्ट्रीय आपदा रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 195 से 2022 तक लगभग 2 लाख किसान आत्महत्या कर लिए। नाबार्ड बैंक के अनुसार देश के किसानों 21 लाख करोड़ रुपए की कमी कर्जा है। इन्हीं समस्याओं के चलते किसान संगठन 2020 में बड़े पैमाने पर आंदोलन कर दिया। क्योंकि आपके पास ये आंकड़े के तथ्यों पर नहीं गए कि महाराष्ट्र में क्यों आत्महत्या हो रहा है, इतना किसानों के पास क्यों कर्ज हो गया, इसके समाधान को तंत्र नहीं ढूंढे, पर कानून के तहत आपको समाधान ढूंढने का प्रयास किए। तो यह किसान संगठनों का भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपने धरातल पर जाकर समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहे। अर्थात महाराष्ट्र में या अन्य बिहार का किसान आत्महत्या करते हुए देखें, झारखंड के किसान आत्महत्या करते हुए देखें, बंगाल का किसान को आत्महत्या करते हुए सुने हैं आप?
कभी भी सुने हैं कि उड़ीसा का किसान आत्महत्या कर लिया है? कभी भी सुने केरला या नॉर्थ ईस्ट का कोई किसान आत्महत्या कर लिया? क्यों महाराष्ट्र का आत्महत्या कर रहा है? इसकी धरातल पर गए? क्यों पंजाब का किसान कोई आत्महत्या करते हुए सुने हैं? तो यह समझिएगा, महाराष्ट्र या उन क्षेत्रों का ही किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, इस धरातल पर जाने की आवश्यकता, उसके प्रबंधन करने की आवश्यकता, उसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। केवल आंकड़ों के आधार पर कथित किसानों की आत्महत्या जो कर ली है, उन आंकड़ों के आधार पर पूरे देश के किसानों का आकलन कर लेना कि आत्महत्या कर रहा है, ये गलत धारणा है। हम अवधारणा नहीं बना सकते किस राज्य में कितनी हत्याएँ हुई है, इसके लिए आंकड़े तो पहले दीजिए, क्यों हुआ उस आंकड़े को ढूंढिए। तो उस पर काम तो करना नहीं है, पर राजनीति करनी है। किसानों को प्रमुख मांग थी एमएसपी को कानून गारंटी देने वाला। उनका मानना था प्रधानमंत्री फसल बीमा उर्वरकों की सब्सिडी जारी रखने के नए साल में घोषणा एमएसपी के दरकिनार कर दिया गया। तो यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखता है। मैं यहाँ बोलता हूँ सरकार को स्पष्ट होना चाहिए था कि हाँ एमएसपी को लेकर हम क्या निर्णय ले रहे हैं। कानूनी गारंटी के संदर्भ में हम जब भी बात करेंगे तो WTO का मुद्दा यहाँ आएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जब बात करते, दोहरी नीति के बारे में बात करते, तो वहाँ पर समस्या आएगी। सरकार के पास इसके समक्ष में विधिवत समस्या है, जिस पर मैं किसी दिन और बात करूंगा। जब WTO का मुद्दा आएगा वहाँ विस्तृत चर्चा करूंगा। एक अलग मुद्दा है जिसमें कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे पा रही सरकार, क्यों समस्या है सरकार को पास, क्यों इससे पहले सरकार ने नहीं सोची होगी, सोची जरूर होगी। आज की सरकार या आने वाली सरकार क्यों नहीं देना चाहती है इस प्रकार की स्थिति। अब यहाँ पर इसके अलावा सरकार के द्वारा हाल ही में जारी किए गए अगले वर्षों के लिए कृषि विपणन राष्ट्रीय रूपरेखा के मसौदे में MSP का जिक्र नहीं है, तो विवाद कहीं यहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो यह भी स्पष्टीकरण सरकार को देनी चाहिए था, मैं भी इसे मानता हूँ। अब यहाँ पर सरकार हर वर्ष 23 फसलों पर MSP जारी करता है। MSP पर खरीदने के लिए खरीदार सरकारी योजना प्रभावित नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने बताया कि जो मंडियां वो अपना राजनीति अलग से करते, तो उसको समाधान की बात करनी चाहिए। वहीं पर निहित न्यूनतम और समर्थन मूल्यों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब MSP की कोई कानूनी गारंटी रही तो ऐसी किसानों की बात हो रही है। जरा सा बात है कि कृषि उत्पादन मूल्यों को स्थिर रखने के लिए बनाया गया है MSP, न कि उसके लिए लाभ देने के लिए, कि किसान इसके लिए किसानी कर सके, उनको लाभ दिया जा सके, इसके लिए बात हो रही है। इसका आशय कृषि उत्पादों के मूल्यों को उतार चढ़ाव संरक्षित करना। सरकार को लगता है कि अगर MSP की कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाएगा तो उसे प्रत्येक कृषि उत्पाद में MSP के घोषित मूल्य के क्रय करना होगा, जो सरकार के लिए संभव नहीं है। यह WTO का भी मुद्दा बन जाता है। तो जो भी WTO का मुद्दा है ना, मैं बाद में अलग से डिटेल में चर्चा करूंगा। अब है कानूनी रूप से बाध्यकारी MSP मूल सिद्धांत को बहुत सरल है। अब यहाँ पर किसानों अपनी उपज का उचित या वैधानिक मूल्य प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अब मैं इसके लिए भी सहमत हूँ, होना चाहिए, पर इसके लिए प्रक्रिया अलग होनी चाहिए ना, कि एक ही हड़िया में सभी चीज़ डाल के बनाना चाहोगे तो खिचड़ी बनेगा ना। अब हर चीज़ का मुद्दा अलग अलग है। अब WTO के भारतीय वैश्विक दृष्टि, अब कोई किसान आंदोलन बोल रहा है कि WTO से हट जाओ, हमको नहीं रहना चाहिए सदस्य, तो आप समझ रहे वैश्विक व्यापार हम फिर कैसे करेंगे। आप अपने मामले के लिए देश के राष्ट्रीय हित को दांव पर लगा रहे हैं कि WTO से अलग हो जाए, तो वैश्विक व्यापार में हम राष्ट्रों का संबंध कैसे स्थापित कर पाएंगे। हम एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय व्यापार कैसे करेंगे, उसका मॉडरेशन कैसे, समस्या होगा, समस्या अगर हो गया दो देशों के बीच, उसका निष्पादन हम कैसे करेंगे, हट गए तो। अब अमेरिका तो है नहीं ना कि दूसरे देशों के 200 देशों को हम अपने बल पर लेकर चल जाएंगे। हम भारत जैसे देश है जो अभी उन्नत हो रहे हैं, जो अभी समग्र हो रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं, तो हमें देशों की आवश्यकता, उनके व्यापारों के क्षेत्रों की आवश्यकता है। तो संबद्ध जो संस्था है उसके साथ जुड़कर रहने की आवश्यकता है ना। तो ये सब चीज़ें समझिएगा। एक तरफा, केवल एक तरफ ये हित नहीं सोची जाती राष्ट्रीय दशा में। आप व्यक्तिगत रूप से एक हित सोच सकते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर आपको हितों का समाधान करना होगा। वहीं पर वैधानिक फसल की बात करती है, ये सब चीज़ें आपको वैधानिक मूल्य की बात होती है। कुल मिलाकर अब बात करें तो वर्तमान व्याप्त असंतुलन को दूर करने के लिए जब भी मूल्य MSP के नीचे गिरने लगे तो सीमित खरीद बाजार की नीलामी के माध्यम से न्यूनतम मूल्य स्थिर करके वर्तमान गोदाम योजना में बाजार मूल्यों को MSP के बराबर स्थित करने की आवश्यकता है, ताकि विस्तारित खरीद, प्रभावी बाजार हस्तक्षेप और सुनिश्चित घाटा भुगतान को सुनिश्चित किया जाए MSP लागू करने के लिए। ये 3 मुख्य सुझाव दिए जा सकते हैं, जहां पर हम विभिन्न फसलों के लिए विस्तारित खरीद, प्रभावी बाजार हस्तक्षेप और सुनिश्चित घाटा भुगतान को संतुलित करके उसका प्रबंधन कर सके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को बदलाव करने की जरूरत है। किसान उत्पादक संगठनों को प्रभावी बनाने की जरूरत है। छोटे किसान को अपनी उपज तक भंडारण कर सके, वाजिब मूल्य प्राप्त न हो आदि शामिल किया जा सकता है। वहीं मगर उपरोक्त उपाय के कारगर करने के लिए हमें सरकार के आखिरकार कानूनी तौर पर MSP और औसत बाजार मूल्य के अंतर किसानों को भुगतान करने का प्रावधान करना होगा।
उपाय करनी होगी। एमएसपी और औसत मूल्य के बीच अंतर को इस तरीके से हम तभी आवश्यक हस्तक्षेप करें जब किसी उपज का बाजार मूल्य एमएसपी के नीचे होगा, बाजार मूल्य संचालित एमएसपी के करीब होगा। गारंटी एकीकृत लागत की बात होगी, हम कितना बजट लागत कर पा रहे हैं, 0.5 से लेकर 0.6% होगा, फीसदी होगा। विगत वर्ष सरकारी आंकड़ों के अनुसार एमएसपी के नीचे कुल घाटा कितना था, 2 लाख करोड़ के आसपास था। तो इस तरीके से हम बड़ी राशि तो नहीं दे रहे, फिर भी 10 ब्याज दरों के आधार पर हम प्रबंधन कर सकते हैं। देश में चली आ रही कृषि संस्कृति को देखते हुए किसानों के हाथों में आने वाले अतिरिक्त क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को सकारात्मक विकास की मंशा से काम करने की जरूरत है, जहां पर संस्थाओं का योगदान महत्वपूर्ण है, सरकार का योगदान महत्वपूर्ण है, किसानों का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाओं का अपना अपना दायित्व हो जाता है ताकि राष्ट्र इकोनॉमिकल तौर पर बढ़ सके। तब राष्ट्र की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, लोगों की मांग को पूरी की जा सकती है, केवल एक तरफी ज्ञान और सोच से नहीं हो सकती है। अब ध्यान रखिए, कानूनी गारंटी लागू करने में संभावना और विचार किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कानूनी गारंटी लागू करने के लिए विभिन्न संबद्ध चीज़ों को सोचने की आवश्यकता है। क्लियर है। अब यहाँ से एक प्रश्न जरूर ले लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल किसानों की फसल प्रबंधन मूल्य का प्रश्न है, बल्कि अर्थव्यवस्था के सकारात्मक विकास का मामला है। युक्ति युक्त रूप से विवेचना करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे यहाँ से प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। इसका अभ्यास कीजिएगा। कहाँ भेजना है? पेड जो ग्रुप है आप लोगों का, व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, वहाँ भेज सकते हैं या तो ऐप पर भेज सकते हैं। कहीं भी जहाँ सहूलियत हो आप भेजिएगा, हम वहाँ से चीज़ों को कवर कर लेंगे। क्लियर है। देखिए, जनगणना में देरी का असर क्या हो रहा है। देखिए, जनगणना को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। तो समयगत अगर जनगणना हो तो हम योजनाओं को बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और भविष्यगत जो भविष्य के लक्ष्य है उसको निर्धारित कर सकते हैं। आंकड़ों के आधार पर हम बेहतर प्रबंधन की बात कर पाएंगे। प्रबंधन की बात करें, योजनाओं का क्रियान्वयन हम कर पाएंगे। महिला पुरुष और तीसरा ट्रांसजेंडर की बात होती है। इसमें किस वर्ग के लिए योजनाओं का आवश्यकता है, राज्यों में हम वितरण कैसे करेंगे जनसंख्या के आधार पर, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 1872 से शुरू होता है जनगणना, 1881 से लगातार होता है। लगातार 2027 तक जनगणना की बात करें। 2026 में हम बात कर रहे हैं कि बढ़े हुए सीटों जो आपको महिलाओं को अधिकार दिया गया है, तो ये चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी कि हम 2037 और 47 के बीच जो चीज़ें अगली जनगणना के क्रम में बात कर रहे हैं। तो 2047 जब भारत की आज़ादी 100 साल पूरे होंगे तो अक्सर कराई जाने वाली जनगणना बेमिसाल महत्व होगा। यहीं पर हम बात करते हैं, पर फिलहाल सरकार के पास जो सक्षम चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में बात है। सरकार के पक्ष में बात विलंब में हो रहा है, तो सरकार के संदर्भ में कि नेपाल सहित हम दुनिया के 52 देशों जनगणना के अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया। क्यों किया? चीन, बांग्लादेश, नेपाल 94 देश महामारी के दौरान अपनी जनगणना को स्थगित कर दिया। तो महामारी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब हम लोग क्या करें, बैक हो रहे हैं। तो जनगणना जल्द ही सरकार कराएगी, हो सकता है इस बजट में प्रावधान कर दे तो सरकार के समक्ष बहुत से चीज़ें समस्याएंगत होती है जिसके आधार पर निर्णय लेना होता है। तो इसके लिए हम जनगणना के उस रूप को दे सकते हैं जिसके आधार पर इसका प्रबंधन किया जा सके। तो इसके अन्य वित्तीय जातीय जनगणना के फंसा है पेच, ये भी एक मामला है। जातिगत जनगणना जो पिछली बार भी हुई थी पर इसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इस बार इसका विवाद है। तो जातिगत जनगणना कैसे कराया जाएगा, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह हो रहा है। ठीक है, इसका समाधान ढूंढा जाएगा। अब देखिए, यह टॉपिक क्यों जरूरी है इसको समझिएगा। सहजता में सार्थकता है। अब है कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जब हम 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। टॉपिक लग रहा है कल ही वाला, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। थोड़ा सा कंटेंट टीम थोड़ा सा काम करें। चलिए, कोई बात नहीं है। देखिए, समस्या क्या है ना कि जब हम बात करते हैं महिला पुरुष की, महिला और पुरुष की जब बात करते हैं उसके बीच जो हिंसा का कारक क्षेत्र है, हिंसा के संघर्ष का टॉपिक था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो हिंसा की बात जब हम करते हैं तो हिंसा के जो प्रकृति जो होती है उसके रूपांतरण में जो हम आकलन करते हैं उसके आधार पर पूरे पृष्ठभूमि तय होती है। तो आपको यह समझना होगा, जब हम इस प्रकार के सवालों से घिरे रहते हैं, जब स्त्री
के मामले में हाल ही में देखे होंगे, एक इंजीनियर था जिसने वीडियो बनाकर अपनी महिला साथी के साथ कुछ बातें की। उसको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है विधवा तलाक के मामले में। तो इस तरीके से महिला का एक रूप नया आया है। हाल ही में कुछ सेलिब्रिटी का भी तलाक हुआ, जहाँ पर पैसे लिए गए उस मामले में, जब तलाक के बाद उनको मुआवजा मिलता है। तो इसके संदर्भ में महिला का नया प्रतिरूप आ रहा है। तो यह भी एक प्रश्न चिन्ह मुद्दा है। इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई रखी है न्यायालय में या विधायिका में। तो ऐसी स्थिति में महिला और पुरुष के बीच हिंसा का रूप जो निकल कर आएगा, उसमें प्रकृति के आधार पर रूपांतरण आकलन कैसे किया जाएगा, उसी मुद्दे को लेकर यह दहेज के झूठे आरोप लगा दिए। तो तलाक के क्रम में मोटी रकम मांगी जाती है, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ना झेलता है पुरुष। वहीं मगर अव्वल ऐसी घटनाओं में संख्या अब भी कम है, पर दूसरे ऐसी स्थिति है कि कई हिंसा घटनाएं जिनकी पीड़िता स्त्री हो रही है। इतने प्रगतिशील समाज में तथाकथित रूप से चालाक स्त्रियों के समाज में क्या है, आपको देखने को मिलता है कि उनकी हत्या बार बार हो जाती है। इतनी चालाक स्त्रियाँ जो आपको फंसा के पैसे लेती, फिर भी उनकी हत्या हो जा रही, फिर भी हिंसा हो रहा है महिलाओं के बीच। हम शुरू से हिंसा के तर्क में बात करते हैं तो महिलाओं के साथ हिंसा हो रहा है, पर हिंसा की प्रकृति में बदलाव भी तो हुए हैं ना। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम जब एलपीजी के दौर में आए तो हमारे सोचने समझने रहन सहन में बदलाव हुआ। तो इसके साथ हिंसा के प्रकृति में बदलाव हुआ। हम बात कर ले, निर्भया कांड की बात कर ले या घरेलू हिंसा की बात कर ले, तो आपको दिखने को मिला होगा। तो इसके यहाँ पर समस्या को हम कैसे समाधान करें, इसके लिए यह लेख लेकर आया। पुरुषों के साथ न्याय होने की बात करता है। केवल हिंसा महिलाओं तक ही सीमित नहीं रह गई, पुरुषों तक भी होने लगे। तो अब क्या होना चाहिए, हिंसा के प्रकृति को समझने के लिए प्रबंधन की बात हो रही है। तो कैसे हम इसको प्रबंधित करें, कैसे हम इसको नियमित करें, तो हम कैसे संवेदनहीनता के सवालों को क्या करें, समेटने का प्रयास करें। कैसे हम बात करें कि हम विवाह के सोशल जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे जीवित रख सकते हैं, दायित्व कैसे रख सकते हैं। हम 2016 से 21 के बीच में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 22.8 लाख घटनाएं दर्ज की गई और इससे 7 लाख घटनाएं घरेलू हिंसा से संबंधित थे, यानी 30% मामले पति और उसके परिवार से जुड़े हिंसा थे। तो इसके मामले क्या सभी मामलों में पुरुष ही जवाबदेह था या महिला भी थी, इसकी जांच का विषय है ना। इसको समझने की आवश्यकता है। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक जो प्रताड़ना के आंकड़े हैं उसका क्या है, आकलन करने की आवश्यकता। कोई आकलन नहीं इसका होता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें, कोई पुरुष या महिला कैसे प्रताड़ित हो रही, इसको भी हम नहीं आकलित करते। केवल हम देख लेते दहेज का मामला है। हर जगह दहेज का मामला थोड़ी होता है। दहेज का मामले के अतिरिक्त भी बहुत से मामले होते हैं जिसको सुलझाने की आवश्यकता है। पुलिस और इकोसिस्टम भी वैसे ही काम करता है, उसी नज़रिए से उनको ट्रेंड किया गया। तो भावनात्मक रूप से या तो हम साइकोलॉजिकल रूप से इसको देखने का प्रयास नहीं करते। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि हम समस्याओं के समाधान के लिए अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। इसकी लेख में यह भी बात करती है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। अत्याचार की जड़ जितनी गहरी होगी, विद्रोह का वृक्ष उतना ही ऊंचा होगा। अर्थात अत्याचार या हिंसा का स्वरूप जितना गहरा होगा, विद्रोह का वृक्ष उतना ही ऊंचा होगा। यहाँ से आपको लोकोक्ति बना के प्रश्न पूछा जा सकता है। दबे पांव आया शोषण, पर गुंज बनाकर लौटा प्रतिरोध, यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है। इसका क्या होता है, अभी देखते हैं ना महिला क्यों बार बार भी देख रहे हैं, एक पार्टी मनाई जा रही है। मैं वीडियो देख रहा था कि जब तलाक हो गया, तलाक का एक पार्टी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाए, उसके मानसिक चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि उनको लग रहा है ऐसा उस महिला को कि मेरा प्रताड़ना हुआ, शोषण हुआ, तो आज़ादी मुझे मिली है। इस प्रकार के प्रतिरोध बनकर, गुंज बनकर लौटका है प्रतिरोध। जहाँ अन्याय सहा जाता है वहाँ अन्याय बढ़ता जाता है। ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, जिनसे सहा शोषण चुपचाप, उसने खुद ही अन्याय को ताकत अपार, खुद ही दी अन्याय को अपार ताकत। इस तरह के कॉन्सेप्ट आप देखते हैं ना। जितना आप शोषण सहिएगा उतना ही शोषणकर्ता आप शोषण करेगा। अत्याचार की चिंगारी को बुझाया न जाए तो भड़क कर आग बन जाती है। जिसे कमज़ोर समझकर कुचला जाता है वही एक दिन तूफान बन जाता है। उसके बाद शोषण की चक्की जितनी चलती है, बदलाव की रोटी उतनी सिकती है। तो इस प्रकार के लोकोक्तियों से प्रश्न बनाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर बात करनी हो, जहाँ पर हम केवल अधिक हिंसा की बात 1 रुपये नहीं करेंगे। मैं कल भी गूगल मीट में ये बात कर रहा था ना, आपके एक से बहुत से रूप निकलने चाहिए।
है ना, बहुत से रूप मिलने चाहिए, संतुलन होना चाहिए, लास्ट में उसका कंक्लूजन होना चाहिए। और यह जब हम नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे जाए, आपकी निबंध में वो प्रक्रिया दिखनी चाहिए जहाँ से शुरू होता अंत होता। अब अन्याय सहना ही उतना बड़ा अपराध है जितना अन्याय करना, अत्याचार सहने वाला भी उतना ही दोषी जितना अत्याचार करने वाला। इस तरीके के कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछ सकता, अर्थात हिंसा के प्रतिरूपों से प्रश्न पूछ सकता, अत्याचार के प्रतिरूपों से प्रश्न पूछ सकता, शोषण के स्वरूपों से प्रश्न पूछ सकता। तो आपको यह लेख अच्छे से अभ्यास करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों का लाभ मिल रहा होगा आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। फिर कल एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।